रिकॉर्ड टू। ठीक है। तो हम लोग सी सैट देख रहे हैं, और ये रियलिटी है कि 25 क्वेश्चंस सही होंगे। ठीक है। और हम लोग डायरेक्ट कुछ समराइज करते हैं चीजों को, एक एक करके बताइए। सिंपल सा है, इसमें कुछ भी लॉजिक ट्रिक या मैजिक वगैरह नहीं है, सिर्फ लॉजिक लगेगा। ठीक है। लॉजिक लगाना है। एब्सर्ड स्टेटमेंट को एब्सर्ड स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करना है। सर सी सेट के लिए पीवाई क्यू ही सिर्फ देखें। अ, 3 4 टेस्ट लगा लीजिए, टाइम अभी बहुत है। एब्सर्ड स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करना है, हमें इंक्लूसिव होना है। ठीक है। आज के सेट में जैसे मान लीजिए दो एक्सट्रीम वर्ड्स आ गया, एक्सट्रीम वर्ड्स अकेला है तो उसको एलिमिनेट कर देंगे। अगर दो एक्सट्रीम वर्ड्स नेगेटिव वर्ड्स आता है तो वो फिर पॉजिटिव मीनिंग देता है। और ध्यान रूप का एक क्वेश्चन था इसेंशियल को लेके, तो वो इस टॉपिक में मतलब इस पैसेज में एक है, एक जगह, तो उसको हम लोग डील करेंगे। यही सब चीज है। और बताइए क्या क्या मतलब आपके माइंड में क्या क्या चीजें आती है। टेस्ट मटेरियल हाउस में मिलेगा। ठीक है। तो एक्सट्रीम वर्ड्स यहाँ पे एलिमिनेट करना है। दो एक्सट्रीम वर्ड्स रहेगा या निगेटिव वर्ड्स रहेंगे तो वो पॉजिटिव मीनिंग देगा। डायरेक्टली हम लोग चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2022। ठीक है, और जल्दी जल्दी से करेंगे। देखिए, हम लोग पैसेज बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आ, दिख रहा है आप लोगों को सही चल रहा है सब? यस सर। सही चल रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, अनसस्टेनेबिलिटी क्या है? निगेटिव वर्ड है। अनसस्टेनेबिलिटी इन प्रोडक्शन पैटर्न इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये पैसेज नहीं भी रहे तो ये जीएस का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कॉमन सेंस है। सस्टेनेबिलिटी रहता तो पॉजिटिव वर्ड होता, और अनसस्टेनेबिलिटी यहाँ पे वर्ड, यहाँ पे की वर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? निगेटिव। रिसोर्सेस 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 को हम लोग अच्छे से यूटिलाइज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, और नीचे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है। यहाँ पे हिंदी वाले देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके या किनके कारण उत्पादन के स्वरूप आधारणीयता है। थोड़ा सा मीनिंग यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो थोड़ा सा इंग्लिश आप लोग रिफर करिएगा तो ज्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, हेवी डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल। डेफिनेटली फॉसिल फ्यूल पे ज्यादा डिपेंडेंट हम लोग होंगे, तो अनसस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज है। एग्जॉस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अगर लिमिटेड रिसोर्स हमारे पास है तो उसको भी सस्टेनेबल यूज करना होगा। ठीक है। तो दोनों हमें स्टेटमेंट सही लगा। और दूसरा तीसरा स्टेटमेंट है एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग क्या होता है कि हमने कोको कोला का कैन लेके आया और पिया, और फिर उसको अच्छे से साफ करके उसको पेन स्टेन बना लिया, या फिर उसको इंडस्ट्री में डाल के रिसाइकलिंग करके कुछ और प्रोडक्ट बन गया, तो ये अच्छा चीज है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, निगेटिव टोन है। और यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकलिंग, ये क्या है? सस्टेनेबल है ना। दिस इज ए सस्टेनेबल थिंग टू डू, गुड थिंग टू डू, राइट थिंग्स टू डू। इतना तो कॉमन सेंस यूपीएससी एस्पिरेंट को होना चाहिए कि अगर एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकलिंग हो रहा है तो वो हमारे वेस्ट प्रोडक्शन, ई वेस्ट प्रोडक्शन, जो भी वेस्ट प्रोडक्शन है उसको मिनिमाइज किया जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे अपोजिट ये है, इसको डायरेक्टली एलिमिनेट करें। यहाँ पे देख लीजिए, जीवाश्म ईंधनों पर भारी निर्भरता, ये अनसस्टेनेबिलिटी दिखा रहा है। 5 10 साल के बाद, 50 साल के बाद जाके वो एग्जॉस्ट होगा, प्लस CO2 पंप आउट करेगा, फिर संसाधनों की सीमित उपलब्धता, ये भी अनसस्ट इसको यूज करेंगे तो अनसस्टेनेबिलिटी।
क्या करेगा। लेकिन यहाँ पे थर्ड में है पुनर्चक्रण का प्रसार, यानी ऊपर से ये ऊपर जो पूछा जा रहा है उसका टोटल अपोजिट, जहां जहां पे तीन है उसको इलिमिनेट कर दीजिए। हमारे पास इतना तो कंफर्म हो गया है कि टू सही है, ठीक है, दो सही है। वन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो डेफिनेटली वन के साथ हम लोग जाएंगे। आंसर इज ए, वन एंड टू। यहाँ पे क्या दिक्कत आ रहा है बताइए। कॉमन सेंस है, ये जीएस में भी क्वेश्चन आ सकता है, पैसेज को तो छोड़ दो। कोई दिक्कत। नो सर, आपको तो इतना पता कोई होना दिक्कत चाहिए नहीं। सस्टेनेबल क्या होता है, अनसस्टेनेबल क्या होता है, ठीक है। 10 घंटे अपने लैपटॉप की स्क्रीन के सामने, स्क्रीन टाइम मेरा 10 आवर्स रहेगा, तो विजन हमारा क्या होगा, कमजोर होगा, ये अनसस्टेनेबल है। एक एक घंटे पे 10 10 मिनट का ब्रेक लेंगे तो वो हमारे लिए सस्टेनेबल है, लंबे समय तक ठीक रहेगा। तो सस्टेनेबल एंड अनसस्टेनेबिलिटी यहाँ पे कीवर्ड था, और वन भी उसी के साथ कर रहा मैच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज कैन सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट बाय। ये भी जीएस का क्वेश्चन बन सकता है, पैसेज को साइड कर दीजिए। और ये अच्छी बात कह रहा है कि डेवलप कंट्री कैन सपोर्ट, हिंदी में देखते हैं, विकसित देश विकासशील देशों के धारणीय मानव विकास की ओर जाने में सहायक हो सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं सहायक होने के, वो तीन यहाँ पे दिया हुआ है, उसको चेक करेंगे कि इसमें लॉजिकल कौन सा है और इलॉजिकल कौन सा है, ठीक है। और ये सॉल्व करने से पहले कि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और यहाँ पे जो भी पैसेज रहेगा वो इलॉजिकल पैसेज नहीं रहेगा। जो भी पैसेज रहेगा वो लॉजिकल रैशनल, मतलब नॉलेज आपका इनरीच होगा, कंटेंट इनरीच करेगा। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मेकिंग क्लीन एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल एट लो कॉस्ट। बहुत अच्छी बात है, डेवलप कंट्री अगर लो कॉस्ट पे डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोवाइड करती है तो अच्छी बात है। हम जजमेंट पास नहीं कर रहे हैं, होल्ड पे रखिए इसको। अच्छा लगा हमें, सही सजेशन है, सही स्टेप है। कम लागत पर परिष्कृत ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराकर, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर इम्प्रूविंग देयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। ये भी काफी अच्छा हमें लगा कि नॉमिनल इंटरेस्ट, नाम मात्र का इंटरेस्ट रेट है, उसको उपलब्ध कराना। जैसे मान लो एक किरोसिन तेल पर ऑटो चल रहा है, और एक सीएनजी पे ऑटो चल रहा है, और एक ई ई ई बैटरी पे रिक्शा चल रहा है, तो डेफिनेटली जो ज्यादा ज्यादा इफिशियंट होगा उससे कम पॉल्यूशन होगा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी एक मेजर इशू होता है, CO2 और अदर हार्मफुल गैसेस रिलीज होता है डेवलपिंग कंट्रीज में ड्यू टू ट्रांसपोर्ट, मतलब अनसस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। ये भी हमें सही लगा। तीसरा बोल रहा है, इनकरेजिंग देम टू चेंज देयर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न। बोल रहा है कि वो लोग जो, जैसे मान लो हम कोई कंट्री है XYZ, और वो बोल रहा है कि वहाँ पे कंजम्पशन प्रोडक्शन भी बदले। प्रोडक्शन मान लो वहाँ पे गेहूं की खेती होती है तो चावल उगाएं, और कंजम्पशन का तरीका भी बदले। ये डेवलप कंट्री को इनकरेज इनकरेज करने से कुछ होता है, कुछ नहीं होता है इनकरेज करने से। हम आप लोगों को इतना इनकरेज करते हैं, बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। 950 लगभग 940 लोग हैं ग्रुप में, बहुत कम लोग। इनकरेज करने से नहीं होता है, एक्शन लेने से होता है। तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट हमें लग रहा है कि ये थोड़ा सा इलॉजिकल है, और इसको हम इलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि इनकरेजिंग, डेवलप कंट्री क्या इनकरेज करेगा, इनकरेज कैसे होता है, मॉनेटरी ट्रांसफर करिए, जो कि यहाँ पे बात किया गया, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, फिर उसके बाद क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करे या टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे। तो वन एंड टू सही है, तीन गलत है, जहां जहां तीन है वहां पे एलिमिनेट कर दिए। और यहाँ पे अगर वन टू पे भी नहीं पहुंचे तो वन तो क्लियर है, टू एक बार पढ़ लेंगे, सही है, आंसर इज बी। क्या प्रॉब्लम है, जीएस का क्वेश्चन है ये, पैसे झूठ मूठ का ऊपर डाल दिया है। कोई दिक्कत। नहीं सर, सार्वजनिक कोई दिक्कत परिवहन के नहीं। सुधार के लिए नाम मात्र ब्याज दरों पर, नाम मात्र 1% या 0.5%, सही है, ये भी सही बात कर रहा है। लेकिन ये बोल रहा, उन्हें अपने उत्पादन और उपभोग, क्या वो उत्पादन कर रहे हैं, क्या वो उपभोग करेंगे, ये डेवलप्ड कंट्री को क्या पड़ा हुआ है, ठीक है।
बदलने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करने से कुछ होता है कि कुछ हेल्प करने से होता है। तीन को एलिमिनेट करे, जहां जहां तीन है उसको एलिमिनेट करे। और ऐसे भी जीएस का अगर लॉजिक लगाओगे तो हमें क्या होना है, इंक्लूसिव होना है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखना है, ऐसे भी दोनों सही है। ठीक है, चलते हैं अगला। जीएस, दोनों जीएस का क्वेश्चन है। ये पैसेज है, ये पैसेज हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैसेज गिवन above, deforestation and denudation will ultimately lead to, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो ज्योग्राफी में, एग्रीकल्चर में। ठीक है, कि डिफोरेस्टेशन और डिन्यूडेशन से क्या होता है, हिंदी में देखते हैं। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है वनोन्मूलन, और डिन्यूडेशन का मतलब होता है अनाच्छादन, यानी मृदा का अपहरण। अ, निम्नलिखित में से क्या परिणाम होंगे, दोनों होगा तो क्या होगा, गलत ही, निगेटिव इम्पैक्ट होगा ना। देखते हैं क्या क्या ये बोल रहा है। डिप्लेशन ऑफ सॉइल रिसोर्सेज, बिल्कुल सही बात है। शॉर्टेज ऑफ लैंड फॉर द कॉमन मैन, ये इलॉजिकल चीज यहाँ पे बोल रहा है। लैक ऑफ वाटर फॉर कल्टीवेशन, डेफिनेटली यहाँ पे मृदा संसाधन का क्षरण होगा, ह्रास होगा। सही है। आम आदमी के लिए जमीन की कमी क्या होगी, डिफोरेस्टेशन से जमीन की कमी होगी कि जमीन और बढ़ जाएगा। डिफोरेस्टेशन करेंगे, पेड़ वृक्ष को काटेंगे तो जमीन तो हमें और मिलेगा, कमी होगा। ये लॉजिकल बातें कर रहा है, इतना तो समझ में आना चाहिए ना आपको। टू गलत है, यहाँ पे टू को एलिमिनेट करा, जहां जहां पे टू है उसको एलिमिनेट करा। और वन तो यहाँ पे भी है और वन यहाँ पे भी है, तो वन से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हम देखेंगे थ्री और टू क्या है। ठीक है, तो थ्री हम लोग देख लेते हैं। कृषि के लिए जल की कमी, डेफिनेटली फॉरेस्ट नहीं होगा, सिंक का काम करता है। ठीक है, तो तीन तो सही लग रहा है हमें। द आंसर इज टू एंड थ्री, सॉरी वन एंड थ्री। टू तो हमारा गलत है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया बताने में। हम लोगों ने दो को जब एलिमिनेट करा तो जहां जहां पे दो है उसको काट दो, तो डायरेक्ट हम लोग सी पे ही आ गए। ये और आसान हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे? नो सर। नो सर। डिफोरेस्टेशन, पेड़ वृक्ष को काटेंगे तो जमीन की कमी कैसे होगी कॉमन लोगों के लिए, एब्सर्ड स्टेटमेंट है, इलॉजिकल स्टेटमेंट पे है। कोई दिक्कत यहाँ पे? ये भी जीएस का क्वेश्चन है। सर प्रेजेंट का एग्जांपल है तेलंगाना में जो पेड़ काटे जा रहे हैं। अभी जो हो रहा है, इतना बवाल हो रहा है, फिर बेंगलुरु में भी उस समय केस हुआ था जब ये क्वेश्चन 2022 में आया था, तो वो बेंगलुरु में चल रहा था। चलिए, बिल्कुल हम लोग पैसेज यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आइए। पूछ रहा है कि मैसेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द पैसेज। ठीक है, ऑर्डर का पैसेज यानी इम्प्लाइड टाइप का कुछ है। ठीक है, वी वी एज्यूम दैट इन ए डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में, एनी पॉलिटिशियन, यहाँ पे एक एक्सट्रीम वर्ड हमें मिला, एनी पॉलिटिशियन इज क्वालिफाइड टू एडमिनिस्टर ए स्टेट, यानी बोल रहा है कि डेमोक्रेसी में, वी एज्यूम, हम एज्यूम करते हैं कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, कोई भी पॉलिटिशियन स्टेट को एडमिनिस्टर करने के लिए योग्य है। हम मान लेते हैं कि गणतंत्र में कोई भी राजनीति देश को शासन चलाने के लिए योग्य है। बताइए क्या करें इसके साथ, बताइए, आप ही गलत बताइए। क्या है? हाँ होगा। एलिमिनेट रॉन्ग। करना तो फिर रॉन्ग है सही। सर। एलिमिनेट कर देंगे। आगे बोल रहा है पॉलिटिशियन शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम दोज ट्रेन्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन, थोड़ा सा लॉजिकल लग रहा है। ठीक है, राजनीतिज्ञों को प्रशासन में प्रशिक्षित लोगों में से चुना जाना चाहिए, यानी कुछ लोग प्रशिक्षित होंगे और उसी में से एक को चुनको एक को चुनकर राजनीतिज्ञ यानी पॉलिटिशियन बना देंगे। अगला है, वी नीड टू डिवाइज ए मेथड, हम लोगों को एक मेथड डिवाइज करने की जरूरत है। बैरिंग इनकम्पिटेंस फ्रॉम पब्लिक ऑफिस, मेथड ऑफ बैरिंग, हिंदी में देखते हैं क्या बोल रहा सर ये सही लग रहा है सर, सी। है। हाँ, ये सही लग रहा है ना, तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, होल्ड पे रखते हैं, सही लग रहा है। क्या बोल रहा है, हमें ऐसी पद्धति सोच निकालने की जरूरत है जिसमें सार्वजनिक पद की अयोग्यता को दूर रखा जा सके। सार्वजनिक पद काफी इंपॉर्टेंट होता है। एज वोटर सेलेक्ट एज वोटर सेलेक्ट देयर एडमिनिस्ट्रेटर, हम जैसे वोटर हैं तो हम अपने एडमिनिस्ट्रेटर को कैसे करेंगे,
एलिजिबिलिटी ऑफ पॉलिटिशियंस टू एडमिनिस्टर ए स्टेट कैन नॉट बी क्वेश्चनड। मतलब ये ऑलरेडी एब्सर्ड स्टेटमेंट है, हिंदी में आप देखिए समझिए। चूंकि मतदाताओं अपने प्रशासकों को चुनते हैं, जैसे हम अपने पॉलिटिशियन रिप्रेजेंटेटिव एमएलए एमपी को चुनते हैं, राज्य का प्रशासन करने की राजनीतिज्ञों की योग्यता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। क्यों नहीं उठाया जा सकता? आगे जाके करप्ट हो जाए, योग्य नहीं थे, पैसे के बल पे, मसल्स एंड मनी पावर पे वो इलेक्ट हो गए, तो ये तो एब्सर्ड स्टेटमेंट ही। और यहाँ पे बी और सी में स्टक कर गए। ठीक है, मान लेते हैं ये आपने एक्सट्रीम वर्ड यहाँ पे देखा, इसको एलिमिनेट कर दिया। और ये अगर आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपके साथ। नहीं उठाया जा सकता, ये एक्सट्रीम बना दे रहा है, स्पेसिफिक बना दे रहा है। तो वन एंड जैसे कैन नॉट बी है। है ना, तो ए और डी को हमने एलिमिनेट कर दिया और बी और सी में स्टक कर गए, और यहाँ पे हीबा का प्रॉब्लम सामने आया। यस हीबा सर, ऐसे बी और ही सी में स्टक हुआ कर था गए, मेरा। है ना। तो मुझे मालूम है पॉलिटिशियन शुड बी, अब इसको फिर से पढ़ते हैं, पॉलिटिशियन शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम दोज ट्रेन्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये बोल रहा है कि कुछ लोगों का पूल बना दिया जाए, 50 लोगों का, 100 लोगों का, 200 लोगों का, और उसमें से ट्रेंड ट्रेंड किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और उसमें से चुना जाए। क्या ये प्रैक्टिकल है? अगला पढ़ते हैं। वी नीड टू डिवाइज ए मेथड। ये कितना स्टैंडर्ड साउंड कर रहा है कि हमें एक ऐसे मतलब मेथड की जरूरत है, बेरिंग इनकम्पिटेंस, उनके योग्यता को छोड़कर, चावल। फ्रॉम ऑफिस। ठीक है, हमें बंद करिए माइक। तो व्हाट शुड बी द आंसर, बताइए, दोनों में कौन सा सही आपको होना लग रहा चाहिए। है? टी होगा। अच्छा, अगर सर एक्चुअली अगर में बी बी जैसे प्लोटो और ये सॉरी प्लेटो और अरस्तु लोगों का ऐसा मानना होता था कि प्रशिक्षित लोगों का होना चाहिए, जबकि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी के साथ जाना बेटर होगा। हाँ, ठीक है, हाँ, तो वो तो उतना दूर नहीं जाना है, पॉलिटिकल साइंस मेरा भी है, उतना दूर नहीं जाना है, पैसेज पे ही रहना है हमें। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो छोटा सा पैसेज है, पढ़ लीजिए, अब ये थोड़ा ब्यूरोक्रेसी की साइड टिल्टेड लग रहा है। है ना। सर इसमें सेकंड लाइन में लिखा है ओनली अ स्पेशली ट्रेन्ड पर्सन विल सर्व आवर पर्पस, तो बी हो सकता है। फिर यहाँ पे यही तो गलती है आपका। आप ये पूछ रहा है डायरेक्टिव ऑर्डर ऑफ ऑर्डर, मैसेज ऑफ द ऑर्डर, लिखा हुआ नहीं, हमें लिखा हुआ नहीं चाहिए, इसका मीनिंग चाहिए, निहित मीनिंग क्या है, ऑर्डर के माइंड में क्या चल रहा था इस पैसेज को, ये लाइन को लिखने के लिए। ठीक है, तो ये इम्प्लाइड का पहले ही बोला मैंने, डायरेक्टिव देखना है, और मैंने ये बोला था कि इम्प्लाइड के थोड़ा सा नजदीक है ये, ऑर्डर ऑफ द पैसेज, पैसेज ऑर्डर के माइंड में कुछ चल रहा था, यहाँ पे जो लिखा हुआ वर्ड है मैच करने से नहीं मिलेगा हमें आंसर। इसके पूरे चीज को समझना होगा कि ये लिखने से पहले ऑर्डर की मनोव्यवस्था क्या थी। ठीक है, तो यही सब गलती कर रहे हो, छोटा छोटा गलती। ठीक है, पढ़ के दिखाएं क्या इसको, पढ़ के दिखाएं कि चलें आगे? आगे चलिए सर। आगे चलें। सर आगे चलिए, हो गए। Why is the methodology adopted in India to count the poor debatable? Why is the method, इंडिया में जो पुअर को काउंट करने के लिए मेथोडोलॉजी है, उस पे विवादास्पद, मतलब क्यों डिबेट है? भारत में अपनाई गई गरीबी की गणना की क्रिया पद्धति विवादास्पद क्यों है? ठीक है, कॉमन सेंस से आंसर करना है, पैसे से कुछ लेना देना है ही नहीं। देखिए, देर इज सम कंफ्यूजन, यहीं पे मुझे थोड़ा सा दिमाग गर्म हो गया मेरा। सम कंफ्यूजन क्या होता है? इसी तरह अगर ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन में आप अटेंड करे हुए तो वहां पे एक वर्ड हम लोग डील करे थे वेरी रिसेंटली। अगर आपके फादर या पेरेंट्स या गार्जियन या कोई भी पूछता है कि कब सिविल सर्विसेज क्रैक करोगे, वेरी रिसेंटली, बेतुका और बेहुदा क्वेश्चन, बेहुदा आंसर है। वेरी रिसेंटली क्या बोलो आप, 2025 में, 2026 में। सम कंफ्यूजन, क्या सम कंफ्यूजन? ठीक है, रिगार्डिंग व्हाट शुड कंस्टिट्यूट द पॉवर्टी लाइन, अभी भी कंफ्यूजन है, लेकिन बात, क्वेश्चन बोल रहा है कि मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड है, और ये बोल रहा है कि शुड कंस्टिट्यूट द पॉवर्टी लाइन, अभी भी कंफ्यूजन है, ऑलरेडी डिसाइडेड है, बेतुका ऑप्शन है। इसके बारे में थोड़ी उलझन है। क्या उलझन है? कि कौन सी चीजें गरीबी रेखा को बनाती हैं।
और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि भारत में अपनाई गई, ऑलरेडी एडॉप्टेड है, अपना चुका है, अपनाई गई गरीबी की गणना की क्रिया पद्धति। तो इसमें उलझन क्या है कि गरीबी रेखा क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आप इसको एलिमिनेट करिए। अगला पढ़ते हैं, देर आर वाइड डाइवर्सिटीज इन द कंडीशन ऑफ द रूरल एंड अर्बन पुअर। थोड़ा सा ठीक है, अर्बन और पुअर यहाँ पे ले आया, इसको होल्ड पे रखिए, आगे चलते जाइए। सबसे हमें कमजोर वाले स्टेटमेंट्स को पकड़ना है और पकड़ के इलिमिनेट कर देना है। देर इज नो यूनिफॉर्म, अगेन यहाँ पे हमें एक वर्ड मिला, नो यूनिफॉर्म ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग इनकम पॉवर्टी। बात हो रही है, क्वेश्चन से भटकिएगा नहीं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेथोडोलॉजी ऑलरेडी अडॉप्टेड है और डिबेटेबल है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म ग्लोबल से क्या लेना देना है हमें, ठीक है, समझ रहे हो। आय निर्धनता मापने का कोई एक समान विश्वव्यापी मानक नहीं है, ऑलरेडी एडॉप्टेड है, क्वेश्चन से भटकिएगा नहीं, इसको भी पकड़ के हम इलिमिनेट करेंगे। डी पे चलते हैं। इट इज सर नीचे बेस्ड का ऑन, पैसेज नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऊपर कर दीजिए। नीचे कुछ है ही नहीं, जितना दिख रहा है उतना ही है। डी दिख रहा है ना, नहीं ऑप्शन दिख डी रहा है दिख, सर, नहीं दिख रहा। जूम होगा आपका। ठीक है सर, दिख रहा है। तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रोपोजिशन ऑफ पॉवर्टी एज ए मीगर इनकम फॉर बाइंग कैपेसिटी। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगा, इसका मीनिंग हिंदी में समझते हैं। यह गरीबी की, यह गरीबी को अपर्याप्त आय या अपर्याप्त क्रय शक्ति के रूप में प्रस्तुत करने पर आधारित है। और इसी बात पर डिबेट है कि हम परचेजिंग पावर को ले, ठीक है, क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर, या अपर्याप्त आय, इनएडेक्वेट, इसी बात पे डिबेट चल रही है। तो कोई भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएगा ना, आंसर निकाल के चला जाएगा। द आंसर इज, फिर भी मान लेते हैं आप बहुत कमजोर विद्यार्थी हो और बी और डी में स्टक कर गए, तो पढ़ लो एक बार, 2.5 मार्क्स चाहिए तो। ऐसे तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, जीएस का ही क्वेश्चन है ये, और डी अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन है उसका, कोई दिक्कत इसमें। और चैट में कोई ए बी सी डी नहीं करेगा, यहाँ पे स्किल सीखिए, लॉजिक बिल्ड करिए, यहाँ पे ए बी सी डी करने से कुछ नहीं होगा, फिर आप मुझे मैसेज करिएगा। चलिए, उसी उसी पैसेज का आगे है, वाई इज इनकम पॉवर्टी ओनली वन मेजर ऑफ काउंटिंग पुअर। यानी आय निर्धरता गरीबी की गणना की एकमात्र माप क्यों है, ठीक है, देखते हैं। इट टॉक्स ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ deprivation ignoring ऑल अदर्स। क्वेश्चन बोल रहा है कि वाई इज इनकम पॉवर्टी ओनली वन मेजर ऑफ काउंटिंग द पुअर। कहने का मतलब है आय निर्धनता गरीबी की गणना की एकमात्र माप क्यों है, तो उसका आंसर हमें इन चार ऑप्शंस में से ढूंढना है, ठीक है। अदर deprivation इन ह्यूमन लाइफ हैव नथिंग टू डू, अगेन यहाँ पे मिल गया, हम आगे पढ़ेंगे। नथिंग टू डू कुछ भी नहीं, सबसे पहले हम इसको पकड़ के इलिमिनेट करें। नथिंग टू डू काफी एक्सट्रीम और स्पेसिफिक बना दिया। इनकम पॉवर्टी इज नॉट ए परमानेंट कंडीशन, इट इज चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, नॉट ए परमानेंट कंडीशन, ठीक है। चलिए इसको होल्ड पे रखते हैं। इनकम पॉवर्टी रिस्ट्रिक्ट ह्यूमन चॉइसेस ओनली एट द पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, ह्यूमन चॉइसेस को रिस्ट्रिक्ट करता है। और यहाँ पे एक चीज हमें मिला, ओनली एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, ये बोल रहा है, हिंदी में देखते हैं, आय निर्धनता मानवीय विकल्प चयन को किसी खास समय पर आकार ही सीमित करती है, बहुत जगह करती है, एक जगह नहीं करती है। अगर हम गरीब घर में पैदा हुए हैं तो वो इनकम हमारा, हमारे घर की इनकम ही डिसाइड करेगी कि मेरी स्कूल प्राइवेट में होगा, सरकारी में होगा, कन्वेंट में होगा, कि बोर्डिंग स्कूल में जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा खान पान भी उससे डिसाइड होगा, पॉवर्टी के कारण। पर हमारा कैसे होगा, ब्रांडेड होगा कि लोकल मार्केट से खरीदेंगे, ये सारी चीजें बहुत जगह ये चीजें होती हैं। तो इसको पकड़ के हम एलिमिनेट कर देंगे, और हम दो ऑप्शन में स्टक कर गए हैं, ए और सी। एक ही जगह नहीं ना, गरीबी तो हर जगह है। आप ट्रेन में भी सफर करेंगे तो जनरल से करेंगे कि बी3 में, बी वन में करेंगे, फिर उसके बाद A2 में करेंगे, कहाँ कहाँ करेंगे, ठीक है।
तो दो ऑप्शन में स्टक कर गए, आप बताइए कि क्या किया जाए, क्या लग रहा है आप लोग? सी सर, मे बी सी लग रहा है। हम्म ऐसे में अगर स्टक कर गए ना तो फिर से ऑप्शन को एक बार फिर से पढ़िए। ये बोल रहा है कि इट टॉक्स ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ डेप्रिवेशन इग्नोरिंग ऑल अदर्स। और इससे पहले जो पैसेज में, वो सेम पैसेज का ये चल रहा है, ये जो हमने 12 पढ़ा है, यहाँ पे आपकी माइंडफुलनेस भी चेक की जाएगी कि इससे ये पैसेज का जो क्वेश्चन निकल के आया है, ये 3 क्वेश्चन साथ में, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व करा है तो उस पैसेज का निचोड़ था, डिबेट चल रहा है गन्ना पॉवर्टी मेथोडोलॉजी और कैसे डिसाइड करना है क्या नहीं करना है, तो वो डिबेट चल रहा है, वो ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, वहीं से ये सारा क्वेश्चन सर निकल। एक एक के साथ जा सकते हैं, क्योंकि यह अन्य सभी प्रकार की अपेक्षा केवल एक ही प्रकार के वंचन की बात करती है। हाँ, तो दिमाग में रखना है कि हम क्या सॉल्व कर रहे हैं माइंडफुलनेस के साथ। ठीक है, दिमाग को प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ रखना है कि हम इससे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और सेम पैसेज का क्वेश्चन है। तो इट टॉक्स ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ, यह अन्य सभी की अपेक्षा केवल एक प्रकार के वंचन की बात करती है, इसलिए डिबेट है। ठीक है, अगला देखते हैं। इनकम पॉवर्टी इज नॉट ए परमानेंट कंडीशन। यहाँ पे अगेन एक वर्ड को पकड़ सकते हो, परमानेंट कंडीशन परमानेंट होती भी है। अगेन कोई बीमार पड़ गया, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, एवं पॉवर्टी लाइन आया, फिर बिलो पॉवर्टी लाइन चला गया। ठीक है, इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है, ये भी सही है। लेकिन इससे पहले वाला क्वेश्चन को अगर माइंड में रखेंगे पैसेज का, तो हम ऑप्शन ए ही टिक करेंगे कि इसीलिए तो डिबेट है कि ये एक ही तरीके की बात कर रहा है, ओनली वन काइंड ऑफ डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन तो बहुत तरीके का होता है ना, जैसे हमने बताया कि हम गरीब फैमिली में पैदा हुए हैं तो हमारा हर चीज अब उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। लेकिन पॉवर्टी, जब इंडिया में पॉवर्टी लाइन को मेथोडोलॉजी डेवलप कर रहा जा रहा है, तो इसी बात पे आर्गुमेंट है कि आप कैसे करोगे कि किसी के पास कुछ और है, लैंड डेप्रिवेशन है, तो किसी के पास स्किल्स नहीं है, किसी के पास एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम है तो वो अच्छे से इलाज नहीं करवा पा रहा है। ठीक है, तो ये चीज है, तो ए करेंगे, नहीं तो फिर आप जाके एक बार पैसेज सॉल्व कर लीजिए, पढ़ लीजिए। व्हाट डज द ऑर्डर मीन बाय द पॉवर्टी ऑफ ए लाइफ। ठीक है, पॉवर्टी ऑफ ए लाइफ, जीवन निर्धनता से लेखक का क्या तात्पर्य है। ठीक है, ऑल deprivation in human life which stem not only from lack of income but lack of real opportunities. Sounds good. ऑदर ने उस पैसेज को लिखा, ठीक है, और ऑदर, इतना तक हमको समझ में आ जाना चाहिए था कि ऑदर का जो लेखक है उसकी मनोव्यवस्था मनोस्थिति कैसी है। वो बता रहा है कि ये जो फालतू का डिबेट हो रहा है, वो जो मेथोडोलॉजी डेवलप हुआ है और उस पर डिबेट चल रहा है, तो ये मेथोडोलॉजी सही नहीं है, काउंटर कर रहा है। मुझे यहाँ तक समझ में आया कि ऑदर बता रहा है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा और व्यापक और ब्रॉड होना चाहिए, राइट। तो ये स्टेटमेंट वन हमें साउंड कर रहा है। आप हिंदी में पढ़ के देखिए। मानव जीवन में वे सभी वंचनाएं, जो डेप्रिवेशन है, केवल आय की कमी से नहीं होती है, पैसे की कमी से नहीं होती, और भी बहुत कुछ होती है, बल्कि वास्तविक अवसरों, आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रहा है सिविल सर्विसेज एग्जाम लिखने का। ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो आपको अच्छा कोचिंग और गाइडेंस और मटेरियल और मेंटर नहीं मिल रहा है, की कमी से उत्पन्न होती है वास्तविक अवसर। ठीक है, आपके एक हाथ दो हाथ को बांध दिया जा रहा है, फिर बॉक्सिंग में उतारा जा रहा है आपको बॉक्सिंग रिंग में, तो ये लग रहा है ठीक है, लेकिन हम जजमेंट पास नहीं कर रहे हैं। इम्पोवरिस्ड स्टेट ऑफ पुअर पीपल इन रूरल अर्बन, अगर बरगला रहा है आपको, इधर उधर भटका रहा है, इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में वहां पे अर्बन और रूरल पुअर करके आपका ध्यान भटका रहा है, इसको एलिमिनेट करिए। आपको समझना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डाला गया है, रिप्लेसमेंट किया गया हुआ। मिस्ड अपॉर्चुनिटी इन डाइवर्स पर्सनल सर्कमस्टांसेस, यहाँ पे जो वर्ड लिख दिया है ना, पर्सनल, पर्सनल नहीं, यहाँ पे पब्लिक सर्कमस्टांसेस होना चाहिए, थोड़ा सा ब्रॉड होना चाहिए। विविध व्यक्तिगत परिस्थितियों में छूटे हुए अवसर। पर्सनल से क्या होता है, हम सोसाइटी है ना, वी आर ए सोशल एनिमल, तो सोसाइटी में अपॉर्चुनिटी चाहिए, पर्सनल लेवल पे हमें क्या चाहिए, हम सोसाइटी में जी रहे हैं, सोसाइटी में अचीवमेंट होता है, सारा चीज सोसाइटी में होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये मैनिपुलेटेड हमें लग रहा है। अगला देखते हैं। मटेरियल एज वेल एज नॉन मटेरियल
यहाँ पे टैंजिबल और नॉन टैंजिबल करके भी बनाया जा सकता था। मटेरियल और नॉन मटेरियल, मटेरियल मतलब आपके पास मकान ही नहीं है, मेरे पास घर ही नहीं है, ठीक है, ये मटेरियल वेल्थ हो गया। और नॉन मटेरियल डेप्रिवेशन इन ए ह्यूमन लाइफ विच रिस्ट्रिक्ट्स ह्यूमन चॉइसेस, यहाँ तक अगर रहता ना फुल स्टॉप, तो हम स्टक कर जाते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को चूज करने में, और एग्जामिनर भी पकड़ा जाता, क्वेश्चन सेटर भी पकड़ा जाता, और इस क्वेश्चन पे डिस्प्यूट हो जाता, और यूपीएससी इसका आंसर ए देती या डी देती, अगर यहाँ पे परमानेंटली वर्ड को नहीं जोड़ता क्वेश्चन सेटर, तो ये ऑप्शन गलत नहीं होता, हमारा राइट आंसर ए। ठीक है, हिंदी में पढ़ के देखते हैं। मानव जीवन में वस्तु पूरक साथ ही साथ अवस्तुक वंचनाएं जो मनुष्य के विकल्प चयन को स्थायी रूप से, यहाँ पे स्थायी वर्ड नहीं रहता, सीमित कर देती है, बिल्कुल ठीक है, समझ में आया? यस सर। यस सर। मैंने परमानेंटली वर्ड दे के वो स्टेटमेंट डी को गलत करा, ऑप्शन डी को गलत करा, अगर परमानेंटली नहीं रहता तो हमारा आंसर ए एंड डी दोनों हो जाता। चलिए आगे। संध्या मौर्य हमारे साथ जुड़ गई हैं, साहिल, मोहम्मद साहिल खान दिख रहे हैं साथ सामने, ठीक है। लास्ट में आप लोग का क्यूरीज देंगे, स्टार्टिंग में आप लोग को खोज रहे थे, आप लोग लेट से आए, ठीक है। पैसेज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे आइए। बेस्ड ऑन द एबव पैसेज फॉलोइंग एजम्पशन, अब एजम्पशन पूछा है, एजम्पशन का मतलब क्या होता है? सॉलिड फैक्ट चाहिए हम फैक्ट तो। फैक्ट फैक्ट। हाँ बताइए, बोलिए बोलिए, रुक क्यों गई? सर जो भी होगा वो फैक्चुअल होगा। सही है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इज कन्फाइंड टू डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज कन्फाइंड टू, हिंदी में पढ़ते हैं, कृषि प्रौद्योगिकी का विकास विकसित देशों तक सीमित है। आपको लगता है सीमित है? डेवलपिंग कंट्रीज में क्या कुछ नहीं हो रहा है? इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो क्या इंडिया में कुछ नहीं हो रहा है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड? एलिमिनेट करिए। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इज नॉट अडेप्टेड इन डेवलपिंग कंट्रीज, अगेन ये फालतू की बातें कर रहा है। कृषि प्रौद्योगिकी विकासशील देशों में नहीं अपनाई गई है, इंडिया ही को एग्जांपल ले लूं, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और कोई दूसरे का, तो क्या वहां पे नहीं लिया गया स्प्रिंकलर, एच वाई, हाई यील्डिंग सीड, ये वो, दिस दैट, नहीं है, दोनों गलत है, और आंसर इज डी। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एजम्पशन यहाँ पे भी पूछा हुआ है, फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए ना, तो दोनों फैक्चुअली करेक्ट नहीं है, ठीक है। पुअर कंट्रीज नीड टू, मतलब यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखना है कि ये पैसेज को भी हटा दे, यहाँ से डिलीट कर दे, और एजम्पशन अगर ये सही रहता तो इस स्टेटमेंट को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके किसी के सामने रखते तो उसको लॉजिकल साउंड होता। हाँ भाई ये फैक्ट है, सही बोल रहे हो, ठीक है। इस स्टेटमेंट को पैसेज से कोई मतलब नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं और इसको यहाँ से निकाल कर आपके सामने हम रखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी नॉट हटा देते, अडेप्टेड टू डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज, या डेवलपिंग कंट्रीज आर अडॉप्टिंग वेरी फास्टली, बहुत तेजी से अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये किसी के सामने बोलते हैं हाँ भाई बात तो सही है। Poor countries need to bring about change in their existing farming technique. Poor countries, मान लेते हैं अफ्रीकन कंट्रीज, बात सही कर रहा है, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दे वेस्ट लेस फूड, बोल रहा है कि डेवलपिंग विकसित देशों के पास बेहतर आधारिक संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है, एंड वे खाद्यान्न की कम बर्बाद करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास पैसा बहुत है तो आप पैसा को बचाओगे ही, आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप वो बर्बाद ही करोगे। हो सकता है कि आपके पास कोल्ड स्टोरेज हो और जो एक्सपायरी डेट 3 मंथ 6 मंथ या 1 वीक होता है वो उससे आगे निकल गया तो वो सारा तो वेस्टेज ही हो गया। तो ये बोल रहा है कि डेवलप कंट्रीज बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज ले लो,
तो जरूरी नहीं है ऐसा कि ये सही है तो ये गलत है, मतलब इलॉजिकल बात कर रहा है, और ये सही है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पुअर कंट्रीज नीड टू ब्रिंग अबाउट, गरीब देशों को अपने वर्तमान कृषि तकनीकों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। इसको उठा के किसी के सामने रख दोगे, क्या बोलेगा कि नहीं गलत बात है? ठीक है, क्या बोलेगा? बताइए, समझ में आया? वन ओनली। ए आंसर होगा। चलिए, बेस्ड ऑन द एबव पैसेज, अगेन एजम्पशन पूछा है कि हमें फैक्चुअली करेक्ट चाहिए। वो स्टेटमेंट को हम निकाल के किसी भी एक अनजान आदमी ऑर्डिनरी पीपल के सामने रखे तो उसको लॉजिकल साउंड होना चाहिए। सिंपल सा है। ग्रोइंग इनफ फूड फॉर फ्यूचर जनरेशन विल बी ए चैलेंज। ठीक है, ज्यादा फूड हिंदी में देखते हैं। भावी पीढ़ी यानी आने वाली पीढ़ी के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उपजाना चुनौतीपूर्ण कार्य है। देखते हैं, हमें तो लग रहा है कॉर्पोरेट फार्मिंग इज वायबल ऑप्शन फॉर फूड सिक्योरिटी इन पुअर कंट्रीज। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में आप लोग थोड़ा सा टिप्पणी करिए, थोड़ा सा आप लोगों की जानकारी हम चेक करें। स्टेटमेंट टू को बताइए, कोई माइक ऑन करके। करिए माइक ऑन। कोई भी बताइए स्टेटमेंट टू के बारे में, स्टेटमेंट टू से क्या समझते हैं? करिए, कोई भी माइक ऑन। सर सेकंड स्टेटमेंट गलत लग रहा है। क्यों गलत लग रहा है? सर पुअर हम्म, कंट्रीज फार्मिंग कर ले वही बड़ी बात है, वो लोग कहाँ कॉर्पोरेट फार्मिंग ये सब में घुसने जाएंगे। सर कॉर्पोरेट फार्मिंग में कंपनी अपना फायदा देखेगी सर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली यही हम सुनना चाह रहे थे। कॉर्पोरेट मतलब एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, आंसर इज ए। कोई दिक्कत इसमें? सर कॉर्पोरेट इन अभी केस ऑफ इतनी, हाँ सर इन ट्री केस ऑफ वगैरह। कॉर्पोरेट की जगह कॉपरेटिव फार्मिंग होता तो राइट हो जाता ना। हाँ, सही है। और पुअर कंट्रीज की बात हो रही है, कॉर्पोरेट पहले जाएंगे। कॉर्पोरेट को क्या चाहिए? प्रॉफिट। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? वर्क्स ऑन द प्रॉफिट। पब्लिक कंपनी वेलफेयर पे काम करती है, प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट पे काम करती है। तो पुअर कंट्री में क्यों जाएगा? वहां पे माइनिंग करने जाएगी, वहां से प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन करेक्ट है। जीएस में इतना होना चाहिए आपके पास लॉजिक। ठीक है, हम लोग पैसेज नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे। इस पे दो क्वेश्चन है, यहाँ पे चार है। यहाँ पे चार आइटम है, लेकिन एक पैसेज पे ये है, फिर उसके बाद डायरेक्टिव वर्ड्स हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे डायरेक्टिव्स के अकॉर्डिंग टू पैसेज बोल रहा है। नेचुरल सिलेक्शन कैन नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर इन्वायरमेंट्स ऑन द अर्थ एज। नेचुरल सिलेक्शन की बात हो रही है। प्राकृतिक वरण पृथ्वी पर भावी पर्यावरण और पूर्वानुमान नहीं कर सकता है, क्योंकि, ठीक है, बोल रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन कैन नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर इन्वायरमेंट। मतलब नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? डार्विन का जो सिद्धांत है नेचुरल सिलेक्शन, कि पीढ़ी दर पीढ़ी छह ट्रेड्स को लेके आगे जाती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और वो ट्रेड्स आगे ले जाती है। लेकिन ये बोल रहा है कि कैन नॉट एंटिसिपेट, मतलब आकलन नहीं कर सकती है कि फ्यूचर इन्वायरमेंट ऑफ अर्थ कैसा होगा। ठीक है, अब ये चार दिया हुआ है और चार दिया हुआ है और ऑप्शन हम देख रहे हैं तो एक गलत है, क्योंकि हर ऑप्शन में तीन स्टेटमेंट है, तो एक तो गलत है। और आसानी से दिमाग को शांत करके उसी स्टेटमेंट का हमें तलाश करना है, सर्च करना है, और जैसे मिल गया उसको पकड़ के एलिमिनेट कर देना है। एक भी पकड़ा गया तो हम दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन चॉइस को एलिमिनेट कर देंगे। हो सकता है हम राइट आंसर पे भी डायरेक्ट ट्राई जाए। ठीक है, क्लिक कर दें। ये बोल रहा है स्पीसीज नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड टू फेस द इन्वायरमेंटल चेंजेस दैट अवेट देम विल फेस एक्सटिंक्शन। नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड। ठीक है, सबसे वल्नरेबल स्टेटमेंट को पकड़ेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी बता रहा है कि ये गलत है। ठीक है,
प्रजातियां अपनी राह में खड़े पर्यावरणीय परिवर्तनों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, वे विलुप्त हो जाएंगी। जो प्रजातियां तैयार नहीं है वो पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएंगी। फुल्ली प्रिपेयर्ड यहाँ पे थोड़ा सा एक्सट्रीम है, और विल फेस एक्सटिंक्शन ये भी थोड़ा सा एक्सट्रीम है, लेकिन अभी तक हमें कुछ आइडिया नहीं मिल पा रहा क्योंकि पैसेज पढ़े ही नहीं है हम लोग। आगे चलते हैं। ऑल द एग्जिस्टिंग स्पीसीज, मिल गया हमें जो चाहिए था। जितने भी स्पीसीज पृथ्वी पे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ऑल द एग्जिस्टिंग स्पीसीज, सभी वर्तमान प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। लगता है आपको? इससे पहले फिफ्थ 5 बार एक्सटिंक्शन हो चुका है, तो जीव एक दो जीव तो बच के आए, फिर वो अपना प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन करें, फिर आगे बढ़ते गए। ऑल तो एग्जिस्ट नहीं, ऑल तो नहीं ना चले गए हैं। समझ रहे हो? बताओ हमें। Yes, sir. This will be जो wrong. चाहिए था वो मिल गया है, सेकंड सेकंड स्टेटमेंट में ही मिल गया है। आगे बढ़ने से पहले नीचे आएंगे और जहां जहां पे टू होगा उसको पकड़ के एलिमिनेट कर देंगे, और हमारा आंसर क्या है? सी सी है है। सर। सी। 5 बार अर्थ का एक्सटिंक्शन हो चुका है ना, डायनासोर पीरियड, ये पीरियड, वो पीरियड, लेकिन फिर भी अभी तो जानवर और स्पीसीज में तो हम भी आ जाएंगे, तो हम लोग तो बचे हुए हैं ना कहीं तो कुछ बच जाता है। ठीक है, चलिए आगे। आ, यहाँ पे भी आंसर इज सी। द पैसेज सजेस्ट, पैसेज के बारे में बात है तो हम ज्यादा नहीं देखेंगे यहाँ पे। डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज नॉट ए थ्योरी एट ऑल, बिकॉज, यानी ये तो इस पे तो कुछ हमें निर्विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो बोल रहा है उसको सही मान लेना। ये बोल रहा है कि पैसेज, ये जो पैसेज है ये सजेस्ट कर रहा है, ये परिच्छेद सुझाता है कि विकास का डार्विनवादी सिद्धांत कोई सिद्धांत है ही नहीं। ये बोल रहा है कि डार्विन का कोई सिद्धांत है ही नहीं। ये पैसेज में कहीं ना कहीं बात किया गया है, जो ऑथर है उसको निगेट करा है कि डार्विन का जो थ्योरी है, इवोल्यूशन ऑफ थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, वो है ही नहीं। तो अब यहाँ पे लॉजिक और कॉमन सेंस से देखना है कि पैसेज के ऑथर के माइंड में क्या चल रहा होगा। क्यों ये नहीं है, इज नॉट थ्योरी एट ऑल, क्यों नहीं है? इट डज नॉट सेटिस्फाई द क्रिएशनिस्ट डॉक्ट्रिन। साउंड्स गुड। क्योंकि डार्विन बोलता है, मतलब थोड़ा सा भी आपको आइडिया होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एक स्पीसीज आया, फिर दूसरी स्पीसीज में अपना जो इम्पोर्टेंट ट्रेड्स होता है पास ऑन करता है, फादर से सन, सन से फादर, ऐसे ऐसे करके इवोल्यूशन होता है। और वो बोलता है कि भगवान है ही नहीं, भगवान का एग्जिस्टेंस को नहीं मानता कि भगवान ने हम लोगों को पैदा करा। ठीक है, डार्विन का थ्योरी का सार ये है। पहला स्टेटमेंट हमें थोड़ा सा लॉजिकल लग रहा है, आगे देखते हैं। Extinction is a function of environment and biological assault. ये और स्टैंडर्ड हमें लगा। ठीक है, एक्सटिंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी में आपने पढ़ा हुआ है कि एक स्पीसीज आती है जाती है, फिर उसका वो स्पेस लेता है, फिर वो लेता है, ऐसे ऐसे करके। फूड फूड चेन में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, प्रीडेटर्स के बारे में पढ़ा होगा, तो ये भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। आगे चलते हैं, वल्नरेबल तक चलते हैं, मिल जाए कहीं। देर इज नो एविडेंसेस, और हमें यहाँ पे मिल गया नो एविडेंसेस। देर आर नो एविडेंसेस टू रिफ्यूट इट। हर चीज का एविडेंस होता है, करिए और इसको एलिमिनेट करिए, स्पेसिफिक है ये। एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज एट्रीब्यूटेड टू ए क्रिएटर। यहाँ पे फिलोसफिकल पे चला गया है, और इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, या नहीं भी करना है तो नहीं करिए। इसके खंडन के लिए कोई साक्ष्य नहीं है। ये पूछ रहा है कि डार्विनियन सिद्धांत का कोई डार्विनियनवादी सिद्धांत कोई सिद्धांत है ही नहीं, और ये बोल रहा है इसके खंडन के लिए कोई साक्ष्य नहीं है। इसको एलिमिनेट करें, और बोल रहा है कि जीवों का अस्तित्व का श्रेय सृष्टिकर्ता को है। लेकिन डार्विन तो ऐसा मानता नहीं है। यहाँ पे आपको बहलाने फुसलाने के लिए ये यहाँ पे चुपचाप कर दिया। अब जो भी डिसाइड होगा ए और बी में होगा। ए और बी को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, और उसमें जो व्यापक कॉमन सेंस और क्वेश्चन को सिंक करेगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि पैसेज लंबा है तो यहीं पे सारा दिमाग लगाएंगे। इट डज नॉट, ठीक है, इट डज नॉट सेटिस्फाई द क्रिएशनिस्ट डॉक्ट्रिन। यहाँ पे हम एक वर्ड को पकड़ रहे हैं, डज नॉट, जो ऑलरेडी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में हम लोग कर चुके हैं। निगेटिव है, इट डज नॉट सेटिस्फाई द क्रिएशनिस्ट डॉक्ट्रिन, और यहाँ पे बोल रहा है कि डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज नॉट थ्योरी एट ऑल, है ही नहीं।
तो ये इसको यहाँ पे इसके साथ अगर प्लेस करेंगे तो सिंक होगा, बताइए आप लोग। नहीं सर। सिंक नहीं होगा, ठीक है। अब इसको छोड़ देते हैं, ऐसे इसको हम इलिमिनेट आपसे करवा सकते हैं, डज नॉट नेगेटिव वर्ड है ब्रेन, लेकिन हम नहीं करवा रहे हैं। हम थोड़ा सा और ब्रेन स्टॉर्म कर रहे हैं। एक्सटिंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजिकल असॉल्ट। बायोलॉजिकल असॉल्ट मतलब क्या होता है, जैविक हमला। जैसे इन्वेजिव स्पीसीज इंडिया में लाके छोड़ दो अफ्रीका का, वो पूरा बायो किसी एरिया में, तो वो पूरे बायोडाइवर्सिटी को खराब कर देगी, बर्बाद कर देगी। बायोलॉजिकल असॉल्ट, तो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड हमें यहाँ पे ए और बी में व्यापक, ब्रॉडर, लॉजिकल, स्मार्ट यही लग रहा है, विच इज द करेक्ट वन। कोई दिक्कत? चलिए एक क्वेश्चन और है इसी पैसेज पे, तो सा और इसको देखते हैं। यहाँ पे एजम्पशन पूछा है, तो एजम्पशन अब मुझे लगता है कि आपको काफी आसान हो जाएगा। ये तीनों स्टेटमेंट से वैसा स्टेटमेंट हमें निकालना है कि इसको इंडिविजुअली किसी के सामने हम बोल दें तो वो बोले कि हाँ भाई तू सही बोल रहा है, ठीक है। ये कौन से ईयर का पेपर है, ठीक है। शादी में आ गए दावत खाने के लिए और पता ही नहीं दूल्हा का नाम और दुल्हन किधर, लड़का की तरफ से कि लड़की की तरफ से, ठीक है, वही वाला हाल है। Assumption. Only species that have the ability to overcome environmental catastrophe will survive and perpetuate. डार्विन का वही थ्योरी है, डार्विन की थ्योरी को यहाँ पे घुमा फिरा के बोल दिया गया है। केवल वे प्रजातियां जीवित रहेंगी और कायम रहेंगी जिनमें पर्यावरणीय महाविपत्ति से पार करने की क्षमता होगी, और ये आप लोगों के लिए भी लागू होता है, वही जाके बनेगा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, ठीक है। 33 क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं। तो इसी के सामने अगर ये बोलोगे तो वो बोलेगा कि हाँ भाई तुम गलत बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, या हाँ सही बोल रहे हो और तुम खुद इम्प्लीमेंट करो, वो बोलेगा, ठीक है। तो हमें ये स्टेटमेंट करेक्ट अभी कर देते हैं, काफी अच्छा लगा। More than 90% of the species on the earth are in the danger of getting extinct due to drastic changes in the environment. यहाँ पे एक वर्ड हमें मिल गया, ड्रास्टिक चेंजेस, ठीक है, पकड़िए और एलिमिनेट करिए। डार्विन्स थ्योरी एक्सप्लेन्स ऑल द नेचुरल फिनोमेना। कोई कर ही नहीं पाया है एक्सप्लेन, न कर पाएगा, न कर पाया है, ना पता कर पाया है ऑल द थिंग्स ऑन द अर्थ। स्टिल फ्यू परसेंट ही हम लोग, मैं पढ़ रहा था बहुत पहले, 2 to 3% ही स्पीसीज को हमने आइडेंटिफाई करा, मोर देन 90% तो नहीं कर पाया है। आंसर इज, कोई दिक्कत? नो सर। सभी प्रकार, बताइए कोई कर पाया है सभी प्रकार की घटनाओं की प्रकृति, वो सब लॉजिकल है। देखो प्रैक्टिस करना होगा तो ही निकलेगा, ठीक है, प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। मान लेते हैं आप इसको इलिमिनेट नहीं कर पाए, तो जाके पढ़ लो पैसेज, दो तो इलिमिनेट कर दिए हो, है ना। या सिंपल सा है एजम्पशन हम लोग हैं, तो आप अगर ये स्टेटमेंट निकाल के अपने मम्मी पापा, गार्जियन, ब्रदर, कजन के सामने बोलोगे तो वो बोलेगा क्या बेतुकी बातें कर रही हो। सभी नेचुरल फिनोमेना को कैसे एक्सप्लेन कर पाएगा, अभी बिग बैंग ये वो चीजें डिस्कवरीज हो रही है, कौन आइडेंटिफाई कर पा रहा है, चलता ही रहेगा, है ना। तो ये एजम्पशन तो नहीं हो सकता है फैक्चुअली करेक्ट, ये भी फैक्चुअली करेक्ट तो नहीं हो सकता। सर सेकंड वाला एक बार समझाए। हाँ बोलिए। सेकंड वाला सर, ये Second बोला, more than 90% of the species on the earth are in the danger of getting extinct due to the drastic change in the environment. Drastic word यहाँ पे हमने पकड़ के eliminate करा है, और ये factually correct नहीं है ना। more than आप कैसे जाओगे more than 90%? extreme word पकड़ा और कर दिया ड्रास्टिक। मोर देन 90% आपने पढ़ रखा है, 90% कहीं पे देखने में तो अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन 90% यहाँ पे ये भी है, किसको भी यहाँ पे हाईलाइट करिए। मोर देन 90% ऑफ द स्पीसीज ऑन द अर्थ डेंजर एक्सटिंक्शन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, ये पैसेज है, इसको नहीं पढ़ेंगे हम लोग, और ये क्वेश्चन यहाँ पे 34 है, ठीक है। और ये पैसेज है, ठीक है। ये बोल रहा है क्रक्स ऑफ द पैसेज, ज्यादा ध्यान देना नहीं है क्रक्स पे।
People should be persuaded to continue with the mainly Indian traditional cereal based diet. अब बोल रहा है कि पीपल शुड बी परसुएडेड, लोगों को मुख्यतः भारतीय पारंपरिक अनाज पद्धति आहारों का ही आहारों को ही लेते रहने के लिए राजी किया जाना चाहिए। थोड़ा सा एब्सर्ड बेतुका साउंड कर रहा है, लेकिन चलिए अभी तो कुछ नहीं है, आगे बढ़ते रहते हैं। India needs to focus on developing agricultural productivity and capacity for more energy generation in coming year. तो यहाँ पे एनर्जी जनरेशन की बात हो रही है, यहाँ पे फिर वो डाइट वाली बात हो रही है, यहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। अब आगे हमें अच्छे से चलना होगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ कल्चरल एंड सोशल बिहेवियर ऑफ द पीपल। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है, ये भी टांग आ गया, तीनों डिफरेंट डिफरेंट आ गया। आधुनिक प्रौद्योगिकी विकास लोगों के सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवहार में बदलाव लाता है। प्रौद्योगिकी विकास यानी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आता है ना, तो लोगों का सोशल बिहेवियर यानी सामाजिक व्यवहार में बदलाव लाता है। ठीक है, मतलब दो ऐसा है क्या, देखते हैं आगे। वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन इंडिया नीड टू चेंज ड्रामेटिकली इन द कमिंग ईयर्स। यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट चारों ऑप्शन चारों तरीके का है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। छोटा सा पैसेज है। अब आपको यहाँ पे बस यही देखना है कि यहाँ पे डाइट के बारे में बस यहाँ पे एक कीवर्ड लिख लो आप, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में डाइट, फिर आप लोग ABC स्टार्ट हो गए ना। कैसे लग जाएगा भैया, कैसे लग जाएगा आपको, यही तो आप नहीं सीख पा रहे हो। जो हम यहाँ बैठे हैं सिखाने के लिए, आप खुद से एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हो, COD। मेरे पास तो आंसर की भी सामने रखा हुआ है, लेकिन हम आपको नहीं बता पा रहे हैं आंसर। ए में डाइट की बात हो रहा है कि डाइट प्रोडक्शन वगैरह चेंज करिए। बी में बात कर रहा है डेवलपिंग एग्रीकल्चर एनर्जी जनरेशन के बारे में बात कर रहा है, ऐसे कीवर्ड लिखिए। सी में ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और सोशल बिहेवियर एक के बारे में, प्लस सोशल प्लस बिहेवियर, ऐसे कीवर्ड लिख लो आप। और डी में क्या है, वाटर मैनेजमेंट। बस पैसेज को पढ़ना है, ये चार वर्ड में से जिससे सिंक करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हम नहीं डिकोड कर पाए, समझ में आया? जबरदस्ती नहीं करना है यहाँ पे। देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, 20 सेकंड और देते हैं। विथ स्टीडी इकोनॉमिक ग्रोथ, higher literacy and increasing skill level, the number of Indian middle class family has gone up exponentially. Direct result of the affluence have been change in dietary patterns. ठीक है, डाइटरी पैटर्न्स आ गया यहाँ पे, इससे मैच किया है। ठीक है, एनर्जी कंजम्पशन की भी बात कर दिया, इससे भी मैच कर गया। पीपल हैव मूव टू हायर प्रोटीन बेस्ड डाइट। ठीक है, प्रोटीन बेस्ड डाइट लाइक मिल्क, फिश, मीट, all of which need significantly water, all of which need significantly more water to produce than cereal based diets। यहाँ पे हमें मिल गया जो चाहिए था। इंक्रीजिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक मशीन गैजेट्स मोटर व्हीकल्स नीड मोर एंड मोर एनर्जी जनरेशन एंड एनर्जी नीड वाटर। एनर्जी चाहिए और एनर्जी को उत्पन्न करने के लिए वाटर चाहिए, तो एनर्जी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा वाटर हो गया। हम ऑप्शन बी इलिमिनेट कर देंगे, वाटर इस पे भारी पड़ गया। ठीक है, बात आई प्रोटीन डाइट की, ये डाइट को भी हम इलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि ये प्रोटीन बेस्ड डाइट है ना, इसको उगाने के लिए हमें सिग्निफिकेंट वाटर चाहिए, ये वाटर डाइट पे भी भारी पड़ गया। और ये बोल रहा है कि फिर यहाँ पे मोटर व्हीकल्स, यहाँ पे देखो, इंक्रीजिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक मशीन गैजेट्स एंड मोटर व्हीकल्स नीड मोर एनर्जी जनरेशन, एनर्जी नीड्स वाटर। फिर ये वाटर जो है इस पे भारी पड़ गया है। आंसर इज डी। ये स्किल्स है, स्किल सीखिए, ABCD करने से नहीं होगा। और मेरा क्या सिचुएशन होता था एग्जाम में, हम एग्जाम में सबसे पहले पैसेज का नंबर गिनते थे, जितना पैसेज आएगा यानी उतना मेरा CSET क्वालिफाई करने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाएगा। शुरू में पहले 31, 32, 29 आते थे, अभी 27 आ रहा है। चलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो अभी एक्सप्लेन करेंगे पैसेज है, हम नहीं पढ़ेंगे और डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है, बेस्ड ऑन द आइडिया दैट, पैसेज का आइडिया क्या है, मैन शुड नॉट वर्क हार्ड, wrong, बिल्कुल गलत करना चाहिए। द ग्रेट इविल ऑफ आवर एज इज ओवर स्ट्रेन। ठीक है, मैन कैन नॉट थिंक वेल, ये एपिसोड है, ये थोड़ा सा इसको होल्ड wrong, पे रखेंगे।
मैन कैन नॉट केयर ऑफ हिज स्पिरिचुअल वेलफेयर, की बिल्कुल कर सकते हैं। डायरेक्ट आंसर बी हो गया। यस सर। ठीक है। मैन डज मैन, यहाँ पे हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा, हिंदी वाले इंग्लिश वाले पे भारी हैं। मनुष्य को कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। हमारे युग की सबसे बड़ी बुराई अत्यधिक कार्य तनाव है। ठीक है। वहां पे तो एक्सट्रीम लग रहा था, इसको होल्ड पे रखे थे, लेकिन यहाँ पे माइल्ड है। ठीक है। मनुष्य अच्छी तरह मनन नहीं कर सकता। मनुष्य ही एक ऐसी प्राणी है जो मनन और मंथन कर सकता है। मनुष्य अपने आध्यात्मिक कल्याण पर ध्यान नहीं दे सकता है। बिल्कुल कर सकता है ना? तो आंसर बच गया बी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, डज नॉट मैन डज नॉट सीक सेल्फ इम्प्रूवमेंट बिकॉज मैन, मनुष्य आत्मोन्नति की तलाश नहीं करता। पैसेज में बात हुआ होगा किसी चीज का, तो देख लेते हैं उस हिसाब से। सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं करता। क्यों? इट इज नॉट इंटेलेक्चुअली कैपेबल। कैपेबल है, कुछ कारण होगा, बात किया होगा तो नहीं कर रहा होगा। हैज नो टाइम टू डू सो, ये भी हमें लग रहा है कि गलत है। टाइम तो बहुत सारा है, लेकिन कुछ कारण पैसेज में बताया होगा। ठीक है। वो बौद्धिक रूप से सक्षम नहीं है। क्यों नहीं? हम आप सक्षम नहीं है, सक्षम है। समय भी हमारे पास। इट इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी। हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं कि मेंटल को या पैसे को। इज डिस्ट्रैक्टेड बाय मैटेरियलिज्म, हो सकता है पैसेज में इसकी बात की गई हो। ठीक है। उसे भौतिकवाद यानी मैटेरियलिज्म यानी भोग विलास की हो बात, तो ये पैसेज में डिस्कस किया जा सकता है, किया गया होगा। लव्स अम्यूजमेंट एंड मेंटली आइडल, उसे मनोरंजन प्रिय है और वो मानसिक रूप से खाली है। फिर सी डी में हम स्टक कर गए। ठीक है, सी डी में स्टक कर गए हम। अब बताइए क्या करें। तो इज डिस्ट्रैक्टेड बाय मैटेरियलिज्म और मेंटली आइडल, तो बताइए क्या किया जाए। सर पैसेज का लास्ट स्टेटमेंट पढ़ लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। हाँ, तो एक चीज हम यहाँ पे और बोलना चाह रहे थे, अच्छा हुआ कि आपने कमेंट करा और मुझे याद आ गया। पैसेज का जो दो लाइन है ना, पढ़ लो ठीक है, आंसर आ जाता है तो ठीक है। ऊपर का एक दो लाइन पढ़ लो, आंसर आ जाता है तो ठीक है। लेकिन ये जो तरीका मैंने बताया है ना, ये ज्यादा इफेक्टिव होता है इन्फ्रेंस में और इम्प्लाइड में। अगर हो जाता है तो ठीक है, मान लो एजम्पशन ही पूछ दिया हो, इम्प्लाइड ही पूछ दिया, या मैसेज ऑफ द ऑर्डर पूछा हो, और यहाँ पे जाके खोजेंगे ना, तो हमारा जो हीबर का प्रॉब्लम है वो गलत हो जाएगा। तो हमें डायरेक्टिव भी देखना होगा। डायरेक्टिव है कि पैसेज इज बेस्ड ऑन द आइडिया, तो ये भी पैसेज किसी आइडिया पे बेस्ड है। तो हो सकता है वो आइडिया पैसेज में लिखा नहीं हो, लेकिन एक पूर्व धारणा पे ये बेस्ड हो। इस स्थिति में हम ये कहेंगे कि अगर आपको लग रहा है तो पूरा पैसेज एक बार फिर से पढ़ लीजिए। बट वी आर इजिली, हम लोगों ने दो चीज को एलिमिनेट कर दिया, लेकिन थोड़ा सा इसको और यहाँ पे हम आपको ब्रेन स्टॉर्म करके दिखाएं थोड़ा सा इसको और। तो दो स्टेटमेंट को, दो ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर लिया काफी आसानी से। दो स्टेटमेंट पे हम स्टक कर गए हैं। डिस्ट्रैक्टेड बाय मैटेरियलिज्म, मैटेरियलिज्म यानी भौतिकवाद, क्या है तो भौतिकवाद। और लव्स अम्यूजमेंट एंड इज मेंटली आइडल, और मानसिक रूप से खाली है। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट हम देखेंगे, पहला स्टेटमेंट हम देखेंगे कि इज नॉट इंटेलेक्चुअली कैपेबल, ये आ चुका है। ठीक है, ये आ चुका है। तो यहाँ पे मेंटल, इंटेलेक्चुअली कैपेबल यानी मेंटल, मेंटल की बात हो रही है, और यहाँ पे भी मेंटल, क्या मेंटल आइडल है। इसीलिए वो यहाँ पे देखोगे, मैन डज नॉट सीक सेल्फ इम्प्रूवमेंट बिकॉज ही लव्स, यहाँ पे दोनों को यहाँ पे प्लेस करो और देखो कि कंप्लीट कर रहा है कि नहीं। स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे अगर हम प्लेस करते हैं, मनुष्य आत्मोन्नति की तलाश नहीं करता है क्योंकि वो भौतिकवाद और विवर्मित कर दिया है। ठीक है, इसको यहाँ पे रख के देखे, टेस्ट करें। फिर उसके बाद ये टेस्ट करके रख कर देखेंगे यहाँ पे कि कंप्लीट करता है कि नहीं। उसे मनोरंजन प्रिय, मतलब मनोरंजन और भोग विलास में व्यतीत है, रम्मी खेल रहा है। ठीक है, और वो मानसिक रूप से खाली है, इसीलिए वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहा है। थोड़ा सा और एक लेवल पे जाएंगे तो
डी जो है ये सी के मुकाबले ज्यादा सिंक यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, द आंसर इज डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इनवेरिएबली हैपन इन ए कंट्री when the demographic dividend has begin to। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है। नानकीय लाभवान शुरू हो जाता है जब किसी देश में, जैसे इंडिया का भी चल रहा है, इंडिया का ही यहाँ पे कंसीडर करेंगे, सोचेंगे हम लोग हमारे देश में क्या हो रहा है हर स्टेटमेंट के साथ। अब किसी देश में निम्नलिखित में से क्या अवश्य घटित होंगे। ठीक है, तो इंडिया को ही देख लेते हैं कि इंडिया में भी डेमोग्राफिक डिविडेंड चल रहा है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट्स को लेंगे और चेक कर लेंगे इंडिया से। द नंबर ऑफ illiterate people will decrease। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड से क्या होता है कि नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल कम नहीं होंगे, बल्कि इकोनॉमी में वो ज्यादा योगदान देंगे। यहाँ पे आपको परमिट करने के लिए ये फालतू स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है। द डेमोग्राफिक डिविडेंड पता है तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, द रेशियो ऑफ ओल्ड एंड वेरी यंग विल डिक्रीज फॉर ए वाइल। ठीक है, द रेशियो डिक्रीज होगा, सही है, क्योंकि जो ओल्ड पीपल हैं वो कम है और जो यूथ पीपल है 18 से 35-36 साल की उम्र के बीच के लोग ज्यादा उनकी जनसंख्या है, तो रेशियो कम होगी, जो कि लॉजिकल है। और आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड जनानकी के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा इकोनॉमी में, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मैच कर रहा हूँ। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विल क्विकली स्टेबलाइज। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रॉन्ग। स्टेबलाइज होता है, वो स्क्यूर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक वर्ड है क्विकली, तो आपको ऑलरेडी टोन, एग्जामिनर का क्वेश्चन सेटर का टोन बिल्कुल पकड़ लेना चाहिए और 1 और 3 को इलिमिनेट कर दिए। फॉर एग्जाम्पल आप 1 को इलिमिनेट नहीं नहीं कर पाए और 3 पे आके क्विकली वर्ड को यहाँ पे देखा और आइडेंटिफाई कर लिया, तो जहां जहां पे 3 है उसको इलिमिनेट कर दिया। एंड वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ 2 because 2 is available in both the options। Now we would have to look at statement 1। Statement 1 ridiculous sound कर रहा है, the answer will be B only। ठीक है, ना टाइम हो गया। विथ रेफरेंस टू पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंस पूछ रहा है, यानी हमें ये पैसेज, अच्छा वो पैसेज ऊपर ही वाला का है, यानी ये पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, इन्फ्रेंस का मतलब ये पैसेज दिया हुआ है और इसमें जो कंटेंट दिया हुआ है उस पर हमें जजमेंट पे या कुछ निष्कर्ष पे पहुंचना है बेस्ड ऑन द गिवन फैक्ट्स। डैनियल मीर है हमारे साथ? यस सर। डैनियल नहीं है क्या? हूँ सर, यस सर। है सर। सो गए हैं वो? नहीं सर, आवाज विथ नहीं आ रही है रेफरेंस क्या? टू पैसेज इन्फ्रेंस, ठीक है, वही उसी पैसेज पे है। डेमोग्राफिक डिविडेंड इज एन इसेंशियल कंडीशन फॉर ए कंट्री टू रैपिडली इंक्रीज इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। ध्यान रूप का यहाँ पे क्वेश्चन था, इसेंशियल रैपिडली। है ना, क्या है यूएस में डेमोग्राफिक डिविडेंड, या जापान एक डेवलप कंट्रीज है और उसका जीडीपी वगैरह देख लो, ग्रोथ देख लो, क्या वहाँ पे है डेमोग्राफिक डिविडेंड? वहाँ पे तो स्क्यूड है। तो क्या ये इसेंशियल कंडीशन है किसी इकोनॉमी को डेवलप करने की? ये तो अपॉर्चुनिटी है, दिस इज नॉट ए कंडीशन, इट इज एन अपॉर्चुनिटी दैट इंडिया हैज गॉट। ठीक है, और ये इसको नहीं अगर इंडिया हार्नेस कर पाया तो डेमोग्राफिक डिविडेंड विल टर्न आउट टू बी डेमोग्राफिक हजार्ड्स और डिजास्टर। ठीक है, इट विल और सर एक्सप्लोड। यहाँ पे रैपिडली भी है, रैपिडली इंक्रीज इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। यस, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन इज इसेंशियल कंडीशन। हायर एजुकेशन को क्या करना है? आप पहले प्राइमरी और सेकेंडरी पे ध्यान दो ना, तो वहां से निकल कर हायर में जाएंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी लाइक स्टेज में है, डिलेपिडेटेड स्टेज में है, और वो फिर अगेन बोल रहा है इसेंशियल कंडीशन। दोनों गलत है एंड आंसर इज मीनिंग। मीनिंग तो आप इंग्लिश पढ़ के 2 लाइन पढ़ के मीनिंग समझ जा रहे हो,
इतना ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी सब पढ़ रखे हो, कॉमन सेंस लगाना है, सारा आंसर सही होगा। जीएस में भी हम लोग कॉमन सेंस लगा रहे थे, यहाँ पे भी कॉमन सेंस। बताइए, रैपिड ग्रोथ के लिए कंडीशन है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन नहीं, यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी रहता तो थोड़ा सा कंसीडर किया जा सकता, वोकेशनल वर्ड यहाँ पे यूज रहता है, ठीक है। स्किलिंग वगैरह रहता तो फिर कंटेक्स्ट में जाके देखेंगे कि हाँ लॉजिकल है, साउंड कर रहा है, ठीक है। दोनों गलत है, आंसर इज डी। बंद किया जाए कहानी कि आगे चला जाए? एमबीए भाई आप रिकॉर्ड देखो लो। एमबीए भाई आप लोग अगेन चैटिंग फैटिंग में लग गए हैं। सर वो नहीं बार सर, बार कर ली बोल क्लास रहे हैं अभी। कर ठीक लेंगे। है सर। अभी रहने दीजिए सर, सर ले लीजिए ना, अभी और भी क्वेश्चंस है। ले लीजिए सर क्लास अभी। ले लेते हैं, खत्म हो जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ ना हमारे सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, जो कुछ नहीं बोलते हैं, वो हर वर्ड्स को नोट डाउन करते हैं, हम जो जो वर्ड बोलते हैं, और अब लोग चैटिंग में ही रहते हैं। अभी दो लोगों से बात करी कि सर मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, आपके हर वर्ड को नोट डाउन करता हूँ। तो ऐसे ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं छुपा रुस्तम, और आप लोग बस ABCD टाइप करते रहो। ठीक है, तो ये रहने दीजिए तस्कीन, आप लीव कर जाइए, और रिकॉर्डिंग डल जाएगा तो आप वहां से देख कंटिन्यू कर लीजिएगा, थोड़ा सा मेरा भी बर्डन कम होगा। चलिए, हम पैसेज नहीं पढ़ना है, पैसेज नहीं पढ़ना है, पैसेज नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, each of the following statement best reflects the tone of the passage, ठीक है। ओनली एन एजुकेटेड पॉपुलेशन, बोल रहा है कि ओनली शिक्षित population can best make use of the benefits of economic progress। बेतुका कहानी बात कर रहा है, लेकिन देखते हैं आगे। ऑल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, फिर यहाँ पे भी ऑल आ गया। हम थोड़ा सा अपना डिसीजन चेंज करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे भी ओनली है, यहाँ पे भी ऑल है, तो हम उसको एलिमिनेट नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखेंगे, क्योंकि आगे ऑल भी मिल गया, सिर्फ वही रहता, ऑल नहीं रहता तो हम एलिमिनेट कर देते हैं। Only an educated population can best make use of benefits of economic progress, ठीक है। All economic development should be aimed at creation of leisure, ठीक है। सभी आर्थिक विकास का लक्ष्य फुर्सत का निर्माण होना चाहिए। नहीं, ये नहीं होता, फुर्सत ये क्या रॉन्ग करना, है सर। ये रॉन्ग है, इसको एलिमिनेट करेंगे, एक को होल्ड पे रखे हैं। एन इंक्रीज इन द एजुकेटेड पॉपुलेशन, शिक्षित पॉपुलेशन की बढ़ोतरी में कंट्री में लीड्स टू एन इंक्रीज इन द हैप्पीनेस ऑफ इट्स पीपल, ठीक है। एजुकेटेड पॉपुलेशन होने से ऐसा नहीं होता है कि हम हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के लिए क्या होता है कि फैमिली के साथ ज्यादा टाइम बिता रहे हैं, इन्वायरमेंट अच्छा है, देयर इज नो प्रेशर एंड ऑल। एजुकेशन होने से, एजुकेटेड पॉपुलेशन तो यूथ में भी, लेकिन वहाँ पे गन रनिंग, ड्रगिंग, ट्रैफिकिंग, ये सब चीजें वहां पे भी होती है। तो इट डजेंट मीन कि अगर लिटरेसी रेट ज्यादा है तो हम हैप्पीनेस को इंश्योर कर सकते हैं। किसी देश में शिक्षित जनसंख्या में वृद्धि इसके लोगों के उनके खुशी की वृद्धि की ओर ले जाती है। खुशी की वृद्धि नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे रहता तो ये स्टेटमेंट सही होता है। इसको थोड़ा सा एलिमिनेट करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो आप होल्ड पे रखिए, बी को ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। Use of machine should be encouraged in order to create a large leisure population। यानी दो बार लेजर लेजर टाइम आ गया, फुर्सत फुर्सत, पैसेज थोड़ा ऊपर कर दीजिए, दिख नहीं रहा है। ठीक है। मशीनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि इससे फुर्सत में जीने वाली बड़ी जनसंख्या का सृजन हो। फुर्सत वर्ड दो बार आ गया है, ठीक है, यहाँ पे भी आ गया है और यहाँ पे भी आ गया है। और तो बताइए क्या डिसीजन लिया जाए। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा हम आंसर, दो स्टेटमेंट तो हम लोग, दो ऑप्शंस तो हम लोग एलिमिनेट कर लिए हैं। थोड़ा सा एक्यूरेसी को यहाँ पे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा वाइल्ड नहीं प्ले करिए, और यहाँ पे छोटा सा है, तो मैं कहूंगा कि पढ़ ही लीजिए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा दोनों में से, इसका आंसर 51 का ऐसे ए है, ठीक है। यहाँ पे हम एलिमिनेट कर रहे थे, लेकिन हमने आपको डेमोन्स्ट्रेट करा कि यहाँ पे दो एक्सट्रीम वर्ड आ गया था, एक ओनली, फिर आगे जैसे मान लो आप इलिमिनेट कर देते हैं एग्जाम लाइक कंडीशन में, फिर आगे आप देखते हैं ऑल है, ठीक है। तो फिर आप अपना डिसीजन वहां पे चेंज करते हैं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल आप होते हैं वहां पे, कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल। यहाँ पे हमारा आंसर ए है,
एक बार पढ़ लेना पैसेज, ठीक है। ये देखते हैं आगे। विथ रेफरेंस टू पैसेज विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कॉमन सेंस, अगेन कॉमन सेंस लगाना है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द एडल्ट टू फील थ्रिल्ड बाय पर्जन्स। वयस्कों के लिए उपहारों में रोमांचित महसूस करना संभव नहीं है। बताइए क्या होना चाहिए? बेतुका है, क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। किसी को गिफ्ट अगर दे रहे हैं, गिफ्ट ही की बात हो रही है ना, फील फील बाय परचेज। किसी को अगर और नॉट पॉसिबल वर्ड भी है, ठीक है। नॉट पॉसिबल मीन्स इम्पॉसिबल, ये वर्ड हम आपको लिखवा भी चुके हैं। तो अगर हम एक आप गिफ्ट कुछ कर रही हो तो मैं थ्रिल फील नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा जो मेरे पसंद का चीज होगा या अच्छा लगेगा। तो there can be more than one reason why adults feel less thrilled by presents। यानी कुछ गिफ्ट वगैरह की बात हो रही होगी और ये बात हो रहा है, चलो इसको होल्ड पर रखिए। The author does not know why adult feels less thrilled by presents। ये बोल रहा है, ठीक है। Adults have less capacity to feel the joy of loving or being loved। ये तो Wrong. बेतुका है और ये बेतुका है। ए और सी में स्टक कर गए हम, ठीक है। ए और सी में स्टक कर गए। लेकिन हम थोड़ा सा और ब्रेन स्टॉर्म करेंगे। हिंदी में पढ़ते हैं उपहारों में बेस्ट, मतलब ये, मतलब इसका मतलब ये है कि पैसेज में ये डिस्कस किया जा रहा हो कि हम हिबा को अगर गिफ्ट दे रहे हैं तो हिबा रोमांचित फील करेंगी, खुश खुश होंगी कि नहीं होंगी? तो डेफिनेटली, या हिबा हमें गिफ्ट करे तो खुश होंगे। तो ये रखिए दिमाग में। उपहारों से बेस्ट में कम रोमांचित महसूस करने की एक से अधिक कारण हो सकते हैं। पैसेज में हो सकता है डिस्कस किया गया हो। लेखक को यह पता नहीं है कि देश को उपहारों से कम रोमांचित क्यों महसूस होते हैं। तो ये दोनों थोड़ा सा सिंक है, तो बी सी में हम स्टक कर गए। अब यहाँ पे आइए एक स्टेप आगे चल के इसको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इतना तो पता चल गया। विथ रेफरेंस टू पैसेज विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक सर है। एक में कैन भी है, एक में डज नॉट है, तो कैन भी वाला ले सकते हैं। ऑर्डर ऑफ द पैसेज इज अगेंस्ट, ठीक है, वही वाला पैसेज है। वरिंग टू मच अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। अतीत और भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंतन करना, हो सके ये सब चीजें डिस्कस की गई हो पैसेज में, लेकिन यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। बीइंग इन द हैबिट ऑफ थिंकिंग अबाउट प्रेजेंट्स, और यहाँ पे थोड़ा सा हमें लग रहा है कि आदमी ना हैबिट जो हो जाता है वो फ्यूचर प्रेजेंट के जगह पे, हमें लगता है कि आदमी अपने भविष्य को लेके ज्यादा चिंतित होता है कि कल क्या होगा मेरे साथ, फ्यूचर में क्या होगा। तो हमें लगता है कि ये भी हो सकता है, ये भी थोड़ा सा देखना है। नॉट बीइंग थ्रिल्ड बाय न्यू थिंग्स, ठीक है। गिविंग एंड रिसीविंग जॉय ओनली पार्शियली, ठीक है। तो इसमें कुछ मिल नहीं रहा, तो इसको हम दूसरे तरीके से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टू मच अबाउट वगैरह। तो हम यहाँ पे ना दूसरा टेक्निक लगाएंगे। वरिंग टू मच अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर, यहाँ पे पास्ट एंड फ्यूचर की बात हो रही है, थोड़ा सा डिडक्ट करेंगे हम। बीइंग इन द हैबिट ऑफ थिंकिंग अबाउट प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है। नॉट बीइंग थ्रिल्ड बाय न्यू थिंग्स, जो पिछले वाले से मैच कर रहा है, ठीक है। ये पिछले वाले पैसेज से मैच कर रहा है। गिविंग एंड रिसीविंग जॉय ओनली पार्शियली, ठीक है। तो हम डी तो इलिमिनेट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे पार्शियली है। पार्शियली क्या होता है? अच्छे तरीके से आप जॉय फील करो, ठीक है। तो डी को इलिमिनेट कर दिए और ए और बी सी में हम स्टक करेंगे। तो आगे बताइए क्या होगा? उपहारों के बारे में सोचने की आदत से वशीभूत होना, नई चीजों से रोमांचित न होना। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हम थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाएंगे और यहाँ से हम लेके आएंगे नॉलेज। हमारा राइट आंसर बी था, जैसे हिबा ने बताया। देयर कैन बी मोर देन वन रीजन व्हाई एडल्ट फील लेस थ्रिल्ड बाय प्रेजेंट्स। यानी पैसेज में ऑर्डर ने ये प्रूफ कर दिया है, ऑर्डर ने ये प्रूफ करा है कि प्रेजेंट से, यानी किसी को हम गिफ्ट दे रहे हैं तो वो लेस थ्रिल्ड फील कर रहा है। कुछ ऐसा सिनेरियो पैसेज में ऑर्डर ने लाया होगा, एक केस लाया होगा, केस स्टडी, जिससे प्रेजेंट देने से लेस थ्रिल्ड फील होता है। ये फैक्चुअली प्रूवन है और करेक्ट हो गया, और ये हमारा आंसर भी है। तो इसको हमको करेक्ट मान लेते हैं क्योंकि हमने सॉल्व करा उसको।
अब इससे आप सिंक कर सकते हो कि डी को तो हमने इलिमिनेट कर दिया, अब ए बी सी में से इससे सिंक कौन सा स्टेटमेंट हो रहा है? सी वाला। यहाँ पे यहाँ पे न्यू थिंग्स की जगह प्रेजेंट्स रहता तो हमारा आंसर यही हो जाता, लेकिन ये नहीं हो सकता। ये काफी ब्रॉड कर दिया। न्यू थिंग्स मीन्स व्हाट? नई चीजें। अगर नई चीजों की जगह यहाँ पे ये वाला वर्ड रहता, उपहार यानी प्रेजेंट, तो हमारा आंसर सी ही होता, लेकिन सी नहीं हो सकता। बताइए कौन सा सिंक कर रहा है? वरिंग टू मच अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर, वरिंग से तो नहीं है। लेस थ्रिल्ड, लेस थ्रिल्ड मतलब कम रोमांचित होना, इसका मतलब ये नहीं कि घबराना या चिंतन करना, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या करो, आप पैसेज पढ़ो, हम जबरदस्ती नहीं ला सकते हैं आंसर, तो इट इज सजेस्टेड टू रीड, ठीक है। तो यहाँ पे सिंक वगैरह हो नहीं पा रहा जबरदस्ती का, हम क्या करें, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो हम लोग नहीं सॉल्व कर पाए, या फिर दूसरे माइंडसेट के साथ किया जाए तो हो जाए, तो टाइम हम लोग नहीं बर्बाद करते हैं, आगे चलते हैं। 3 आइटम्स है। सबसे पहले हमें देखना है कि एक पैसेज ये है और 1 2 3 है। तो ये पैसेज काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक छोटे से पैसेज पे 3 क्वेश्चन हमारा सॉल्व होने वाला है। इम्प्लाइड है, तो आप जाके यहाँ पे खोजोगे न्यूज़पेपर, और यहाँ पे न्यूज़पेपर मिल गया तो आंसर मार दिया, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, और यहाँ पे छोटा सा पैसेज, यानी 2 क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट एक्यूमुलेट, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको डाउट में रखेंगे। डू नॉट एक्यूमुलेट, बहुत सारे लोग जमा करके रखते हैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट वगैरह। मोस्ट ऑफ द पीपल नेवर फेल, अगेन यहाँ पे नेवर फेल टू, एक्सट्रीम वर्ड हो गया, एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स। मोस्ट ऑफ द पीपल नेवर फेल टू एक्यूमुलेट मनी, यानी ये लोग करते हैं और ये नहीं करते, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट यहाँ पे मिल गया। There are people who fail to accumulate money for their needs. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है कि लोग नहीं करते, फेल हो जाते हैं, यानी उनकी जरूरतें ज्यादा होती हैं तो वो पैसे सेव नहीं कर पाते हैं। और ये चौथा बोल रहा है देयर इज नो नीड टू accumulate मनी, ये बेतुका चीज, ठीक है, ये बेतुका बात कर रहा है। और ठीक है ना, डी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखना है कि डू नो, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट हो गया और हमारे पास एलिमिनेट करने के लिए रीजन भी है। यहाँ पे नेगेटिव वर्ड डू नॉट है, और पीपल नेवर फेल। नेवर फेल मतलब हो सकता है कि हमारे लाइफ में मान लो मैं 10,000 रुपीज हर महीने सेव कर रहा हूँ, या कोई 10 20,000 या 5,000 या 1,000 ही सेव कर रहा हूँ फ्यूचर के लिए, या SIP कर रहा हूँ, या कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो नेवर फेल। लाइफ में तो कभी ना कभी कुछ ऐसी इमरजेंसी सिनेरियो आएगी कि वो 2 महीने 3 महीने 1 महीने वो जमा निवेश नहीं करे, ठीक है। तो नेवर फेल इसको हटाइए, और मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट एक्यूमुलेट मनी, मोस्ट ऑफ द पीपल ये ज्यादा लोगों को ले जा रहा है तो इसको भी एलिमिनेट करिए। तो ये थोड़ा सा, देर आर पीपल हु फेल टू एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स, और ये थोड़ा सा लॉजिकल हो रहा है, थोड़ा सा मैं इसको साफ करता हूँ। देर आर पीपल हु फेल टू एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स, नीड मेरी ज्यादा हो गई, बच्चे का एडमिशन कराना है, तो इस महीने जो 2,000 रुपये हम सेव करते थे नहीं करें, एडमिशन में इन्वेस्ट करें। तो डायरेक्ट हम ऑप्शन सी यहाँ पे पढ़ते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जरूरतों के लिए धन संचित करने में असफल रह जाते हैं। ये चारों में यही एक लग रहा है फैक्चुअली करेक्ट, जो लॉजिकल साउंड कर रहा है। ये बोल रहा है कि अधिकांश लोग अपनी जरूरतों के लिए धन संचित नहीं करते हैं। अधिकांश लोग मतलब ज्यादा, मेजोरिटी में बोल रहा है। हो सकता है उसमें से 1 2 लोग करते होंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अधिकांश लोग अपनी जरूरतों के लिए धन संचित करने में असफल नहीं रहते हैं, यानी वो सफल रहते हैं, असफल नहीं रहते, घुमा दिया है स्टेटमेंट। असफल नहीं रहते हैं मतलब असफल रहते हैं, इसको घुमा दिया, ये गलत हो गया। और धन संचित करने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल बेतुका चीज है, ना चाहिए फ्यूचर के लिए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, जो 61 का सी है, विच इज द करेक्ट वन। अगला देख रहे हैं, पीपल शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड, पीपल शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियंस ऑफ अदर्स। काफी अच्छा है, आप लोगों को किसी दूसरे के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। पीपल शुड एक्यूमुलेट एज मच मनी एज दे कैन,
यहाँ पे वही है कि चोरी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन एकोमोडेट कर लो जितना करना है। तो थोड़ा सा इसको हम होल्ड पे रखेंगे, होल्ड पे रखेंगे। पीपल शुड नाइदर गिव नॉर एक्सेप्ट द ओपिनियंस। बकवास चीज है बिल्कुल। ओपिनियन देना भी चाहिए, राय मशवरा करना ही चाहिए, ठीक है। पीपल विल सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग, अगेन यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड आ गया, एनी अंडरटेकिंग, इफ दे डू नॉट एक्सेप्ट एनी ओपिनियन एट ऑल। एनी ओपिनियन एट ऑल काफी एक्सट्रीम wrong. हो गया, ठीक है। एंड इसको तो हम होल्ड पे रखे थे, तो और इसको ये ज्यादा, दोनों में अगर देखोगे तो Yes, ये sir. इधर ज्यादा लॉजिकल एंड कॉमन सेंस से मैच करता है। ये काफी छोटा 3 लाइन का 4 लाइन का काफी खतरनाक होता है। सबसे पहले हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद ऊपर जाएंगे। रिफरेंस पूछ रहा है, रिफरेंस टू द above passage statements are correct, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट। कन्वेंशंस आर द, अच्छा हिंदी में भी पढ़ना होगा। कन्वेंशन आर द सोर्सेज ऑफ राइट्स ऑफ मैन। यहाँ पे फिर वो हॉब्स लॉक वाला जो पॉलिटिकल साइंस हमारे भाई जो शुरू में बोल रहे थे, ये उस वहां से लिया गया, सोशल ऑर्डर, हॉब्सियन थ्योरी ऑफ स्टेट, नेचुरल राइट्स वगैरह। कन्वेंशन, कन्वेंशंस आर द सोर्सेज ऑफ राइट्स ऑफ मैन। कन्वेंशन यहाँ पे जो पॉलिटिकल साइंस, कन्वेंशन मतलब होता है कि हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं, 38 है, धीरे धीरे कम होगा, तो मान लेते हैं 36 लोग हैं यहाँ पे, और हम लोग साथ में बैठ के एक रूल डेवलप कर रहे हैं कि हम एक दूसरे का राइट नहीं करेंगे, राइट हनन नहीं करेंगे, एब्रोगेट नहीं करेंगे, डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, और सब लोगों का उस पर सिग्नेचर ले लिया गया, उसी को बोलते हैं कन्वेंशन, ठीक है। तो कन्वेंशन आर द सोर्सेज ऑफ मैन, मेन राइट्स ऑफ मैन, ठीक है। राइट्स ऑफ मैन कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली व्हेन देयर इज ए सोशल ऑर्डर, ठीक है। तो हम तो, मेरा दिमाग पॉलिटिकल साइंस की तरफ जा रहा है, लेकिन हिंदी में यहाँ पे देखते हैं, परिपाटियां मनुष्य के अधिकारों के स्रोत हैं। परिपाटियां यानी कन्वेंशन, एग्रीमेंट्स अधिकारों के स्रोत है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कन्वेंशन की जगह हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन आर द सोर्सेज ऑफ राइट्स ऑफ मैन, हमारा आर्टिकल 32 लगा के हम अपने फंडामेंटल राइट्स को बचा सकते हैं। मनुष्य के अधिकारों का केवल तभी प्रयोग किया जा सकता है जब सामाजिक व्यवस्था हो। अगर सोशल ऑर्डर होगा, सोशल ऑर्डर होगा, तभी हम अपने राइट का एक्सरसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड लगा दिए तो ये स्टेटमेंट हमारा क्लियर हो गया, और आपको लॉजिकल साउंड होता होगा कि सोर्सेज ऑफ राइट्स ऑफ मैन, हमारा जो राइट्स का अधिकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही प्राप्त है। और यहाँ पे तीसरा है कि राइट्स ऑफ मैन कैन बी एक्सरसाइज ओनली व्हेन देयर इज ए सोशल ऑर्डर। अगर समाज में सोशल ऑर्डर नहीं रहेगा, कोई तलवार लेके जा रहा है, कोई गन लेके जा रहा है, कोई लाठी डंडा लेके जा रहा है, तो अगर पुलिस लॉ ऑर्डर नहीं रहेगा, सोशल ऑर्डर नहीं रहेगा, तो कोई किसी को भी मार के चला जाएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो लॉजिकल, एंड ये भी सही लग रहा है, एंड आंसर इज बोथ सी एंड 1 and 2। लेकिन आप अगर पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो काफी डिफिकल्ट होगा इसको करने में। तो तो हम सजेस्ट करेंगे कि 2 लाइन क्या है, देखो, द सोशल ऑर्डर इज सैक्रेड राइट विच इज द बेसिस ऑफ ऑल अदर राइट्स। यानी सोशल ऑर्डर को यहाँ पे प्राइमेसी दे दिया गया, जो कि हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। सामाजिक व्यवस्था एक पवित्र अधिकार है जो अन्य सभी अधिकारों का आधार है। स्टेटमेंट 2 यहीं से आप सही कर लोगे, थोड़ा सा आपके पास कॉमन सेंस होगा तो। नेवरदलेस, ठीक है, यद्यपि दिस राइट डज नॉट कम फ्रॉम नेचर, ये प्रकृति से नहीं आता है, एंड मस्ट, और जरूर, देयर फॉर बी फाउंडेड ऑन द कन्वेंशन, यानी कन्वेंशन से ही होना चाहिए। यह अधिकार प्रकृति से नहीं आता है, और इसलिए इसको परिपाटियों यानी कन्वेंशन, कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित होना चाहिए, जो कि स्टेटमेंट 1 में बोला गया है, एंड बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन। पैसेज हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं अभी तक। जितने भी पैसेज पढ़े सिर्फ एक क्वेश्चन में स्टक हुए हैं हम लोग, और वो पैसेज अगर हम पढ़ते हैं तो उसको भी सॉल्व करते, तो सिर्फ एक क्वेश्चन है, फिर लास्ट में हम देखेंगे, फिर से उसको हो सकता है थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा हैंग कर रहा हो हमारा। तो ये भी पैसेज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ये भी नहीं पढ़ेंगे, ये भी नहीं पढ़ेंगे। यहाँ से करते हैं ऑर्डर्स एजम्पशन, साइंटिफिक ऑर्डर्स एजम्पशन अबाउट द साइंटिफिक रिसर्च, यानी पूर्वधारणा पूछ रहा है, और वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में लेखक का क्या पूर्वधारणा। It is never very valuable. Again, एक negative word never. It is sometimes very valuable.
नेवर वेरी वैल्यूएबल, ठीक है, यह कभी भी बहुत मूल्यवान नहीं होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान यानी साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बात हो रही, दिमाग में रखना है। नेवर वेरी वैल्यूएबल, कभी नहीं, ये काफी एक्सट्रीम है। और ये बोल रहा है समटाइम्स वेरी वैल्यूएबल, दोनों में लॉजिकल हमें लग रहा है कि ये ज्यादा लॉजिकल साउंड कर रहा है। इन दोनों, अगर ये दो स्टेटमेंट ही रहे हमारे पास और दोनों में से एक को सिलेक्ट करना हो तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको इलिमिनेट कर देंगे। बोल रहा है नेवर वैल्यूएबल, साइंटिफिक एडवांसमेंट की वजह से हमारी लाइफ इजी हो गई और हम आपसे कनेक्टेड है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई गुजरात में है, कोई कहीं पे है, कुछ तो फायदा हो रहा है एटलीस्ट। तो हम दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दिए और इसको हम साथ में रख लिए। अब नीचे जाके देखते हैं, ये बोल रहा है इट इज नेवर विदाउट सम वैल्यू। इसका हिंदी है, यह कभी कुछ न कुछ मूल्यों के बिना नहीं होता है। कभी नेवर, इट इज नेवर विदाउट सम वैल्यू। फिर देख लेते हैं अगला, इट इज ऑलवेज वेरी वैल्यूएबल। अब ये दोनों में से हमें इलिमिनेट करना होगा। एक्सट्रीम ज्यादा कौन सा है, कौन सा ज्यादा स्पेसिफिक है, डी आप लोग वाला, बताइए। डी वाला, डी वाला डी वाला एक्सट्रीम क्यों? है। यही तो गलती आप लोग कर रहे हो। बोल रहा है यह कभी भी कुछ न कुछ मूल्यों के बिना नहीं होता है। कुछ सी न कुछ होगा। मूल्यों के बिना नहीं होता है, मतलब होता है, कुछ न कुछ तो होता है, और ये हमेशा ही बहुत मूल्यवान होता है। दोनों में से कौन सा निगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव है? हम ये बोल सर रहे डी हैं कि नेगेटिव है। बी निगेटिव है ना, तो हम बी को इलिमिनेट करें। अब ये डंडा को हटा दिए बीच से, पार्टीशन को। अब यहाँ पे बी और सी में से हमें सिलेक्ट करना है कि अब ये दोनों में से कौन सा ज्यादा हैंडसम, स्मार्ट, लॉजिकल, रैशनल है। इट इज समटाइम्स वेरी वैल्यूएबल, समटाइम्स काफी वैल्यूएबल होता है, कम समटाइम्स जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंड, जीनोम सीक्वेंस, इथिकलिटी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियोनिक वगैरह, गैमेट। इट इज नेवर विदाउट सम वैल्यू, ठीक है। इट इज समटाइम्स वेरी वैल्यूएबल और इट इज नेवर विदाउट सम वैल्यू, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। अब इसमें से आपका यहाँ पे रीजनिंग को लगाओ और बताओ कि बी सी में से किसके साथ जाओगे। सर कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, सर सी वाला। बी। सर बी के साथ। बी के साथ क्यों? सर क्योंकि ये सम कभी टाइम्स, कभी कोई भी रिसर्च, सम, हाँ हाँ बोलिए। कभी कभी कोई अगर कोई रिसर्च किया गया तो उसमें बेनिफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो इसमें बताया गया सी ऑप्शन में, कभी भी कुछ ना कुछ मूल्य के बिना नहीं होता है। मतलब कभी भी कोई रिसर्च हुआ मान लीजिए, उसमें उसका बेनिफिट एकदम मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता आप जो बोल रहे हो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पे बोलना है इन दो स्टेटमेंट पर। आपका इंडिविजुअल नॉलेज ठीक है, यहाँ पे हमें इस दो स्टेटमेंट पे डिसाइड करना है। है। सर यह बी ज्यादा कभी बेटर। भी, ये कभी कभी बहुत मूल्यवान होता है, इसका मतलब ये कभी कभी बहुत फालतू होता है। इसका मतलब ये हुआ नहीं मूल्यवान होता है, फालतू होता है, नेगेटिव होता है। और सी बोल रहा है ये कभी कुछ ना कुछ मूल्यों के बिना नहीं होता है, यानी इथिकलिटी वगैरह। ज्यादा कौन सा साउंड कर रहा है? सर सी ज्यादा लग रहा है। सी। सी। सी, ठीक है। सर इथिकलिटी, सही लग अभी तो रहा है। मैंने इतना सारा वर्ड आपको बताया तो उससे पकड़ लेना चाहिए, ठीक है। कभी भी सी में लग रहा है। सी लग रहा है, इट इज नेवर विदाउट सम वैल्यू। मतलब यहाँ बी। पे आपको ना थोड़ा सा कभी कभी रीजनिंग होता है, आंसर इज सी ओनली। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको फिनिश करते हैं। Which one of the following best reflects the practical, rational, and lasting solution? Constructing huge concrete storage tanks and canals across the country. नॉट कुछ पॉसिबल, बात, इम्प्रैक्टिकल। कुछ कुछ बात होगा, कैनल, कैनल के बारे में, कुछ वाटर कंजर्वेशन के बारे में बात होगा। और ये बोल रहा है सर कि 72 नहीं करेंगे? 72 किधर है? अच्छा ऊपर है, ऊपर है, ओके, ऊपर है। मैं भूल गया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर सेम पैसेज है। Not many research results can be of value to an intelligent investigator. नहीं, हमें भी समझ में नहीं आया दो लाइन का इंग्लिश, अबे हमें हिंदी का ही सहारा लेना होगा।
किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए बहुत से अनुसंधान परिणाम महत्व के नहीं हो सकते हैं। यानी बोल रहे हैं कि नॉट मैनी रिसर्च रिजल्ट्स कैन बी ऑफ वैल्यू टू एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर। फॉर एग्जांपल, मैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर हूँ या पीएचडी कर रहा हूँ या पीएचडी स्कॉलर हूँ, और बहुत सारे रिसर्च रिजल्ट रखे हुए हैं मार्केट में और इंटरनेट पे, तो नॉट मैनी रिसर्च रिजल्ट्स कैन बी वैल्यू, सब मेरे लिए वैल्यू के नहीं हो सकते, काम के हो सकते हैं, काम के नहीं हो सकते। A research result is always valuable to an intelligent investigator। कोई भी रिसर्च ए लगा हुआ है, ठीक है, तो ए रिसर्च रिजल्ट इज ऑलवेज वैल्यूएबल टू एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। जो समझदार होता है उसके लिए परिणाम हमेशा ही महत्व का होता है। थोड़ा सा लॉजिकल है, यूज करने वाला तो कोई भी संसाधन को यूज करके आगे से निकल लेगा, ठीक है। एनी रिसर्च रिजल्ट, अगेन यहाँ पे थोड़ा सा हमने पकड़ा एनी, ठीक है। एनी रिसर्च रिजल्ट कैन बी ऑफ वैल्यू, ठीक है, टू एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर। किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए कोई भी अनुसंधान परिणाम का हो सकता है। अब हम इसको इलिमिनेट करने वाले थे, लेकिन हम इलिमिनेट नहीं करेंगे, हिंदी का मैंने देखा तो काफी स्टैंडर्ड लगा, इसको भी होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। ए रिसर्च रिजल्ट मस्ट ऑलवेज, इसको आगे नहीं पढ़ेंगे और ये काफी स्पेसिफिक है, इसको पकड़ के इलिमिनेट कर दिए। बी ऑफ सम वैल्यू ऑफ मस्ट ऑलवेज, ये काफी इंफोसाइज कर दिया कि कोई भी, मतलब ये काफी स्पेसिफिक कर गया। अब हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो सी का है। एक बार फिर से हम इसको स्कैन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ज्यादा लॉजिकल है, ठीक है। नॉट मैनी रिसर्च रिजल्ट्स कैन बी ऑफ वैल्यू टू एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर। नॉट मैनी रिसर्च रिजल्ट्स कैन बी, ए रिसर्च रिजल्ट इज ऑलवेज वैल्यूएबल। एक यहाँ पे हो गया न, हो सकता है कि हमेशा वैल्यूएबल नहीं हो, फालतू के वहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके रखा हो। हम बी को एलिमिनेट कर देंगे एंड अगेन वी आर स्टक विथ ए और सी। तीनों में से ज्यादा वल्नरेबल बी लग रहा है। एनी रिसर्च रिजल्ट कैन बी ऑफ वैल्यू टू एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। ए और सी में हम स्टक कर गए और फिर से हम ए और सी को पढ़ेंगे। ऐसे भी करके हम लोग दो को हमने एलिमिनेट कर दिया, फिर से हम ए और सी में बी को एलिमिनेट करा और डी को एलिमिनेट करा और ए सी को फिर से पढ़ेंगे। किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए बहुत से अनुसंधान परिणाम महत्व के नहीं हो सकते, ठीक है। और किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए कोई भी अनुसंधान परिणाम महत्व के हो सकते हैं। दोनों में से अब बताइए, दो को एलिमिनेट कर दिया गया, दोनों में से कौन काफी स्टैंडर्ड लग रहा है? अनुसंधान परिणाम को मटेरियल से रिप्लेस कर दीजिए, तो मटेरियल कंटेंट से कर दीजिए। थोड़ा सा ज्यादा आप लोग रिलेट करिएगा। सर सी लग रहा है। यस सर, सी थोड़ा पॉजिटिव है। कंटेंट से कर दीजिए। अब पढ़ते हैं, किसी पर्वत अन्वेषक के लिए बहुत से कंटेंट महत्व के नहीं हो सकते हैं, और किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए कोई भी कंटेंट महत्व का हो सकता है। बहुत सारा मेटेरियल हाउस में रखा हुआ, तो कोई भी हो सकता है, तो सी ज्यादा ब्रॉडर लग रहा है, राइट? ठीक है, यस सर। सी ज्यादा लग रहा है, कंटेंट से रिप्लेस कर दिए हम, तो आप लोग को थोड़ा सा रिलेट करने में होगा। हो सकता है कि देखो आप लोग थोड़ा सा अभी नए नए हो प्रिपरेशन में और एक साल से कर रहे हो, तो थोड़ा सा जो ब्रॉड विजन होता है वो ज्यादा डेवलप नहीं होता है। तो इतना अगर आप नहीं रीजनिंग कर पा रहे हो, तो आप, ऐसा नहीं है कि पैसेज नहीं पढ़ना है, आप पैसेज पढ़ के दो अगर एलिमिनेट कर दियो, सी तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आप थोड़ा सा पैसेज का सहारा ले लीजिए, ठीक है। लेकिन आप ये पैसेज पढ़ के डायरेक्ट यहाँ पे आते ना, तो छितरा जाते हैं, मतलब स्कैटर्ड हो जाते हैं, फिर डिसाइड करना डिफिकल्ट हो जाता है। आप वहाँ कभी ऑलवेज को देख के एलिमिनेट कर देते, कभी मस्ट को देख के एलिमिनेट करते, फिर यहाँ पे नॉट मैनी को देख के एलिमिनेट कर देते। अल्टीमेटली आपको समझना है मीनिंग स्टेटमेंट्स का, स्टेटमेंट्स का मीनिंग समझना है और उसको देखना है, टेस्ट करना है अपने कॉमन सेंस से, लॉजिकल, रैशनल, पॉजिटिव, इंक्लूसिव, ब्रॉडर, ठीक है। सिंकिंग विथ योर ऑल द प्रीवियस नॉलेज, जो भी आपका नॉलेज है उससे आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कितने लोग बच गए हैं, कितने लोग चले गए हैं?
33 लोग हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? आंसर इज सी। चलिए सर एक 73 बार आंसर 50 तो बी है इसका। क्या है? आंसर बी दिया हुआ है इसका। 72 का आंसर सी है। आप इसको फिर से देखिएगा, फिर आप हमें पर्सनली मैसेज करिएगा सोर्सेस के साथ, तो सर हम इसको 51 कंसीडर वाला करें। एक बार और बता दीजिए, 51 वाला पैसेज। 51 71 है। 51 वाला बता दीजिए। 51 किधर है? 51 ऊपर। अब उतना ऊपर हम जाएं? सर एक ही क्वेश्चन है बस। रिकॉर्डेड देख लेना। तो आप इतना लेट से कहाँ, मतलब किधर खोई हुई थी? अच्छा ये खत्म हो गया, ठीक है, खत्म हो गया तो देख लेते हैं, नहीं तो नहीं देखते हम। 73 देख कर देखते हैं। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द प्रैक्टिकल एंड रैशनल एंड लास्टिंग सॉल्यूशन? ठीक है। कंस्ट्रक्टिंग ह्यूज कंक्रीट स्टोरेज टैंक्स एंड कैनल्स अक्रॉस द कंट्री, यानी वाटर स्कैरसिटी, वाटर स्टोरेज की बात। इतना पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि यहाँ पे क्या बात ही हो रहा है। ठीक है, पूरे देश में कंक्रीट, पूरे देश में, इसको एलिमिनेट करिए सबसे पहले। पूरे देश में कंक्रीट का ये सब भंडारण, ये यहाँ पे भी, यहाँ पे हमने देखा कंस्ट्रक्टिंग टैंक्स एंड कैनल अक्रॉस द कंट्री। इसको एलिमिनेट करिए, अगला ऑप्शन जाते हैं। पूरे देश में कैसे कंक्रीट के विशाल ये सब बनाना, कैनल वगैरह, लिंकेज वगैरह पॉसिबल है? ठीक है, तो ये कॉमन सेंस है, ऊपर जा रहा है। चेंजिंग द क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, यहाँ पे कॉन्क्रीट डैम की बात हो रही थी, यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न और फार्मिंग प्रैक्टिसेस की बात हो रही है। फिर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अक्रॉस द कंट्री, तो याद होगा, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि इससे जो हम इम्प्रैक्टिकल है। 2023 और 24 वाले में सॉल्व करे थे, इस तरह का इस तरह का स्टेटमेंट हमें वहां पे मिला था, मुझे जहां तक याद आ रहा है। ठीक है, तो वहां पे हमने काटा था कि पूरे देश में रिवर्स, मैंने ये भी बोला था, मुझे याद आ रहा है कि मोर देन 250 प्लस रिवर्स हैं, रिवर्स चैनल्स हैं, उनको लिंक करना काफी डिफिकल्ट है। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये रिपीट हमें लग रहा है कि रिपीट हुआ। ठीक है। बफरिंग स्टॉक ऑफ वाटर थ्रू डैम्स एंड रिचार्जिंग एक्वाफायर्स, तो ये थोड़ा सा हमें लॉजिकल लग रहा है। ए और सी को एलिमिनेट कर दिए हैं। और चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न, ये ऑड है। ठीक है, ये ऑड है, बाकी ए सी डी तीनों एक तरह का है। तो ज्यादा हमें, ज्यादा कॉमन सेंस और ज्यादा प्रैक्टिकल यही लग रहा है। बांधों और जलभरों के जरिए जल को सुरक्षित भंडारण, यानी बफर रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि कैनल और बड़ा बड़ा ड्राम डैम और कंक्रीट की विशाल भंडारण पूरे देश में बनाना जाना चाहिए। फिर भी अगर आप दो ऑप्शन में स्टक कर जाते हो, तो आप इसको पढ़ लीजिए। और एक क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन तो हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व करा, कोई मैजिक तो हो नहीं रहा है। एक क्वेश्चन जो हम लोग स्टक कर गए थे और सॉल्व नहीं कर पाए थे, ये 53 बोल रही थी आप। चलिए इसको फिर से। 51, 51 वाला सर, 51 वाला। ओके। इसके 50। ऑप्शंस ए और डी में स्टक हुए थे सर, तो वो कैसे एलिमिनेट हुआ था? ठीक है, तो अब तो उतना याद रहता नहीं है, तो फिर से हम एलिमिनेट करके देखते हैं। One of the passage, only an educated population can best make use of the benefits of the economic progress, बोल रहा है कि केवल आ, आ, पढ़े लिखे लोग, केवल शिक्षित जनसंख्या ही आर्थिक प्रगति से लाभों का सर्वोत्तम उपयोग कर सकती है। ठीक है। ठीक है, और डी में स्टक हुए थे। यूज ऑफ मशीन शुड बी इंकरेज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट ए लार्ज लेजर पॉपुलेशन। देखो, यूज ऑफ मशीन क्यों किया जाता है? यूज ऑफ मशीन इसलिए किया जाता है कि कॉस्ट को कट किया जाए, प्रोडक्शन को लार्ज स्केल पे लिया जा सके। ठीक है, और इफिशियंसी लाया जाए, मैन पावर को कम किया जाए, प्रॉफिट को इनहेंस किया जाए, ये रीजन होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इतना डिबेट क्यों है? क्योंकि वो फुर्सत लोगों को थोड़ी ला रही है। फुर्सत होने लगेगा तो ऑफिस से हमें टर्मिनेट कर देंगे, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके सारा चीज वहां पे काम होगा। लेजर का नहीं, यहाँ पे लेजर वर्ड की जगह होता कि यूज ऑफ मशीन शुड बी इंकरेज्ड इन ऑर्डर टू कट डाउन द कॉस्ट ऑफ कंपनी, और ऐसे करके कुछ स्टेटमेंट बना के दिया रहता, तो वो सही हो जाता। लेजर को लगता है अभी जो इंफोसिस के को फाउंडर है मूर्ति साहब, वो बोलते हैं कि 10-10 घंटा, 12-12 घंटा होना चाहिए, सातों दिन काम होना चाहिए। तो लेजर से लगता है तो ये थोड़ा सा लॉजिकल साउंड कर रहा है।
मैं ही अगर आपको हायर करूँ 1 महीने के लिए, आपसे जितना चाहे उतना काम करवाना मेरा उद्देश्य रहेगा, आपके ऑप्टिमम जो रिसोर्सेज है उसको यूटिलाइज करना। तो ये लेजर वगैरह क्या फालतू का करना है कि यहाँ पे खाली, यहाँ पे क्या लेजर को बोला गया है, फुर्सत, ये ये ज्यादा साउंड लग रहा है, ओनली वर्ड यूज है, लेकिन फिर भी ये ज्यादा लॉजिकल है। ओनली एन एजुकेटेड पॉपुलेशन, पढ़े लिखे रहोगे तभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करोगे। ओनली एन एजुकेटेड पॉपुलेशन कैन बेस्ट मेक यूज ऑफ बेनिफिट्स ऑफ द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा है तो अर्बन एंड रूरल डिवाइड हो रहा है ना, एक दो तरह का भारत बन रहा है, एक अर्बन इंडिया एक रूरल इंडिया। जो इकोनॉमिक ग्रोथ सर हो और रहा है जो इसमें मेजर सिटीज में, बेस्ट मेक पहले यूज सुनो ऑफ ना, और और ये काम आएगा। बेनिफिट भी बोल रहे हैं, वो तो दिल्ली फर्स्ट ही मुंबई, होगा। कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये सब जो मेजर सिटीज है, दिल्ली एनसीआर, नोएडा, ये सब जो मेजर सिटीज है, यहीं पे इकोनॉमिक ग्रोथ देखा जा रहा है। और इसका पर्कुलेशन जो होता है ना, ट्रिकल डाउन इफेक्ट, ये ग्राउंड लेवल पे नहीं हो रहा है। और इसका ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? जो ग्रेजुएट है, इंजीनियरिंग है, स्किल्ड है, उन सब लोगों को फायदा हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन ज्यादा साउंड हो रहा है कि एजुकेटेड लोग ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। जैसे टैक्सेस कौन दे रहा है? 2.5% लोग टैक्सेस दे रहे हैं। कौन टैक्सेस दे रहा है? जो पढ़े लिखे, स्किल्ड है, इंजीनियर है, जो हाई प्रोफाइल जॉब में है। तो वो ज्यादा इकोनॉमिक प्रोग्रेस का फायदा उठा रहे हैं, तभी तो उनकी इनकम टैक्सेबल स्लैब में। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, आई नॉट टू यस सर, आंसर यस इजी। सर। एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ द पैसेज इज अगेंस्ट वरिंग टू मच अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर। पिछला और आगे फ्यूचर के बारे में ज्यादा वरी, चिंता करना। बीइंग इन द हैबिट ऑफ थिंकिंग अबाउट प्रेजेंट्स और नॉट बीइंग थ्रिल्ड बाय न्यू थिंग्स एंड गिविंग एंड रिसीविंग जॉय ओनली पार्शियल। ठीक है, तो ये पार्सली जॉय और गिविंग एंड रिसीविंग जॉय पार्सली, इसमें कोई क्वांटिफायर नहीं होता है। फिर हम बेंथम में, हमें फिर अंदर घुसना होगा। बेंथम, बेंथम के बारे में आपको बताना होगा। बेंथम ने प्लेजर को क्वांटिफाई कर दिया था कि ठीक है, नहीं जाते हैं ज्यादा, तो पार्सली कुछ नहीं होता है, उसी जॉय। ठीक है, तो बी को एलिमिनेट कर देंगे और ए और बी सी में स्टक कर गए। और इससे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करे थे, उसका आंसर हम बी निकाले थे। इससे थोड़ा सा एक बार और हिंट देखते हैं। विथ रेफरेंस टू पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट था। देयर कैन बी मोर देन वन रीजन व्हाई एडल्ट फील लेस थ्रिल्ड बाय परजेंट्स। ठीक है, लेस थ्रिल्ड, कम मतलब उत्सुक होते हैं या खुशी होते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे फिर से देखते हैं, अतीत और भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंता। ठीक है, उपहारों के बारे में सोचने की आदत से वशीभूत होना। ठीक है, तो बीइंग इन द हैबिट ऑफ थिंकिंग अबाउट द प्रेजेंट, अगर मान लो, अगर हम ये बोल रहे हैं, ये स्टेटमेंट अगर मेरा सही हो रहा है, देयर कैन बी मोर देन वन रीजन व्हाई एडल्ट फील लेस थ्रिल्ड बाय प्रेजेंट्स। बी नंबर, उपहारों से वयस्कों को कम रोमांचित महसूस करने से एक से अधिक कारण हो सकते हैं। एक से कम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको ये हैबिट नहीं होगा थिंकिंग अबाउट द प्रेजेंट। मान लीजिए किसी चीज से हमें कम रोमांचित महसूस होता है या कम खुशी महसूस होती है, उसके बारे में हमें आदत नहीं होगी उस चीज को करने की। अगर अगर हमें चाय पीने से कम खुशी होती है या कोल्ड ड्रिंक पीने से कम रोमांचित, कोई हमें कोल्ड ड्रिंक ला के गिफ्ट करा या कोई केक ला के गिफ्ट करा या ऑर्डर कर दिया मेरे होम एड्रेस पे, तो हमें, मुझे ज्यादा रोमांचित फील नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमें हैबिट हैबिट नहीं है उसकी। तो हैबिट ऑफ थिंकिंग नहीं है, बीइंग इन द हैबिट ऑफ थिंकिंग अबाउट द प्रेजेंट। अगर हैबिट होती तो हम ज्यादा रोमांचित और खुशी फील करते हैं। इसको इलिमिनेट करिए। समझ रहे हो? आप मुझे पेन दिए और मुझे लिखने में ज्यादा रुचि है ही नहीं, तो मैं इससे क्या रोमांचित महसूस करूंगा या क्या खुशी महसूस करूंगा? मैं ये बोल रहा हूँ, ये स्टेटमेंट उल्टी बातें कर रहा है। बोल रहा है कि बीइंग इन द हैबिट ऑफ थिंकिंग अबाउट द परजेंट्स, और परजेंट्स जो आप हमें पेन दे रही हैं, गिफ्ट कर रही हो, उससे हमें कोई भी थोड़ा सा भी लगाव नहीं है। तो ये स्टेटमेंट उल्टा यहाँ पे हमें लग रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? तो बी और डी एलिमिनेट कर दिए और ए और सी में स्टक करें। ठीक है, और यहाँ पे ए और सी में स्टक करेंगे। वरिंग टू मच अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर, एक बंदा है जो अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, यहाँ पे बैठा हुआ है और पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में
सोच रहा है इसका थोड़ा सा फेस को बड़ा किया जाए, और ये सोच रहा है उदास होके, और इसको हम लाके एक गिफ्ट दिए, ठीक है, एक गिफ्ट दिए, तो ये रोमांचित महसूस नहीं कर रहा है या खुशी महसूस नहीं कर रहा है, क्योंकि अतीत और भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंता कर रहा है। उसको कुछ भी ले जाओ, नेहरू प्लेस ले जाओ, यहाँ ले जाओ, वहां ले जाओ, आगरा ले जाओ, शिमला ले जाओ, वो कहीं भी रोमांचित महसूस नहीं करेगा। अगला इसको टेस्ट करते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके। नॉट बीइंग थ्रिल्ड बाय न्यू थिंग्स, ये न्यू थिंग्स यहाँ पे ना ये फालतू का लगा हुआ है। यहाँ पे अगर प्रेजेंट्स रहता, जो उपहार, अंग्रेजी में प्रेजेंट, नई चीजों से रोमांचित, ये नई चीजें नहीं, जो इससे पहले भी जब हम डिस्कस कर रहे थे बोले थे कि ये वर्ड यहाँ पे रहता, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। इस हिसाब से हमें लग रहा है कि ये स्टेटमेंट वन सही है और लॉजिकली यहाँ पे ड्राइव किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लो हमें कोई गिफ्ट ला के दे रहा है, मान लो मुझे बाइक चलाने का या कार का शौक है और कार ला के दे रहा है, और मैं अपने भविष्य और पास्ट के बारे में ही चिंतित हूँ, तो मुझे थोड़ा सा भी रोमांचित महसूस होगा? नहीं रोमांचित महसूस होगा, ठीक है। तो हम लोग सारा पैसेज को कर लिए, ठीक है। 27 पैसेज थे इसमें, थोड़ा सा समराइज करते हैं कि कैसे आप लोगों को आगे जाना है। 27 पैसेज थे, और 25 पैसेज में तो हमें कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम हुआ, जो कि दोबारा हम लोग कर लिए। और एक चीज ये है कि एग्जाम में ना जबरदस्ती नहीं करना, आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। फिर जब टाइम मिले तो आप यहाँ पे आओगे ना, तो वो ये क्वेश्चन आपके सबकॉन्शियस माइंड में इंटर कर चुका होता है और प्रोसेस कर रहा होता है, हमें पता नहीं होता। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, प्रोसेस हुआ रहता है। यहाँ पे जबरदस्ती का ABCD नहीं करना है, ठीक है। जबरदस्ती का ABCD नहीं करना है, और इसको छोड़ देना है और आगे बढ़ जाना है। और हमेशा हमें शांतिपूर्ण तरीके से काम कंपोज माइंड के साथ हर स्टेटमेंट को अच्छे से करते 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 एक स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा कि आप दो ऑप्शन को, तीन ऑप्शन को एलिमिनेट करके डायरेक्टली राइट ऑप्शन पे क्लिक कर जाओ। आपके सामने मैंने पूरा 27 पैसेज को सॉल्व करा, और इसको रिकॉर्ड हो रहा है, इसको रिकॉर्डिंग को ऊपर डाल देंगे यूट्यूब पर, और कभी प्रॉब्लम हो तो वहां पे जाके देख लो। और ऐसे ही प्रैक्टिस से ये सब चीजें होंगी, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी नहीं होता है। तो लेट्स वाइंड अप